हेलो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं ACCA मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर एनालिटिकल टेक्निक्स इन बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। काफ़ी बढ़िया चैप्टर होने वाला है, मज़ेदार चैप्टर होने वाला है। इससे पहले के चैप्टर आप लोगों ने देखा था कि काफ़ी थ्योरेटिकल थे, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यार मतलब कोई बंदा स्टार्ट करे तो उसे लगता है यार कि पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन होगा, लेकिन वेलकम टू ACCA। सबको लगता है कि जहाँ पे प्रैक्टिकल होगा तो थ्योरेटिकल पोर्शन आता है और फिर एकदम से चकमा दे जाता है, ठीक है। लेकिन ये वाला चैप्टर ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल बेस पे ज़्यादा होगा और मज़ा आने वाला है करने में। प्रैक्टिकल चीज़ें करने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर आप करोगे ना तो प्रैक्टिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल तो आएगा, साथ साथ आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। बाकी बिना किसी टाइम का फटाफट से स्टार्ट करते हो। येस, वीडियो की स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो कर देना, मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। बाकी फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लंबा चैप्टर जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, और हम आपको पता है जैसे कि अगर पुराने वीडियोस आप देखते हो तो हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी मेन फोकस रखते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। और बाकी जिसको जो क्वेश्चन आता है वो वाला क्वेश्चन देखिए, वो वाला क्वेश्चन ना देखिए, आगे स्किप कर सकता है, क्योंकि मैं ऐसे एक्सपेक्ट करके चलूँगा कि मेरे को हर क्वेश्चन जो है वो एक ऐसे तरीके से समझाना है कि वो नहीं आता है, ठीक है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 71, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स रेवेन्यू हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड ओवर द पास्ट 6 मंथ्स, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग और सेल्स रेवेन्यू के फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ले रखी है इन लोगों ने, एडवर्टाइजिंग सेल्स रेवेन्यू ये 6 महीने की। और आपको क्या करना है, हाई लो मेथड यूज़ करके आपको बताना है कौन सी करेक्ट इक्वेशन है फॉर लिंकिंग एडवर्टाइजिंग और सेल्स रेवेन्यू। सबसे पहली बात, एक काम करते हैं, नोट्स पे आते हैं। आपको पता होगी कि एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स करके, ठीक है। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, जहाँ पे y क्या होता है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। a जो होता है वो हमारा होता है फिक्स्ड कॉस्ट। बी को हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, या फिर हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और एक्स को जो है वो हम कह लेते हैं जो भी हमारी एक्टिविटी है, ठीक है। बाकी इसके बाद जो है वो हम लोगों को देखना पड़ता है कि टोटल कॉस्ट में क्या आ सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट में क्या आ सकता है, और वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ सकता है। ओके, तो ये एक्टिविटी, ये वेरिएबल कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट और ये टोटल कॉस्ट, ऐसे हम कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में जो है वो समझेंगे, ठीक है। तो ये सारी होती है हमारी टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एक्टिविटी, जिसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि वाई और एक्स इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। अगर हम इसको ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो ये जो है हमारी एक्स एक्सेस हो जाती है, और ये जो होती है वो हमारी वाई एक्सेस होती है, ठीक है। ये चीज़ें आई होप आपको क्लियर है। और ऐसे एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है ना, हम लोग ऊपर वाले एग्जाम किट्स में भी कर चुके हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहली बात, आपको अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि देखो यहाँ पे आपको दे क्या रखा है, एक तो आपको सेल्स रेवेन्यू दे रखा है, एक आपको एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर दे रखा है, ठीक है। और ये येलो कलर से जो है थोड़ा सा हम करेंगे, क्योंकि रेड कलर तो भैया काफ़ी भयानक सही लग रहा है, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, सबसे पहली बात आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के खुद सोचना है, ठीक है। एक तरफ है सेल्स, एक तरफ है एडवर्टाइजिंग, ठीक है। क्या सेल्स को बढ़ाऊंगा तो मेरी एडवर्टाइजिंग बढ़ेगी? ऐसा कुछ होगा क्या? अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करता जाऊँगा तो मैं एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करूँगा, या फिर मैं जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करूँगा उतनी ज़्यादा मेरी सेल्स बढ़ेगी, या फिर मैं अगर कम एडवर्टाइजिंग करता हूँ तो मेरी सेल्स भी कम रहेगी? अब आपको ये सोचना है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग से सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर सेल्स से एडवर्टाइजिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत बढ़िया बात है, और इसको अच्छे से अगर समझ लिया तो ऐसे क्वेश्चन अगर आने वाले टाइम में जितने भी आ जाए, कोई भी चैप्टर से आ जाए, तो आप वो कर लोगे, ठीक है। तो आपको पहले ये सोचना है, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, जैसे यहाँ पे सेल्स और एडवर्टाइजिंग के बीच में आपको रिलेशन देना है, और यहाँ पे देखो आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। ये इक्वेशंस आपको बतानी है, आपको हाई लो मेथड से पहले सॉल्व वगैरह तो करना ही है, ठीक है। लेकिन आपको इक्वेशन दे रखे है तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए ना। जैसे हमारी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, है ना। तो इस साइड जो आएगा वो y वाली चीज़ आएगी जो y एक्सिस पे आती है, और x वाली, और जो x एक्सिस पे आती है वो इस तरफ आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि y जो है होती है हमारी टोटल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट a होता है, b जो होती है वेरिएबल कॉस्ट, और x जो होती है जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, या फिर आप इसको यूनिट्स भी कह सकते हो। एक और कॉन्सेप्ट आता है कि y और एक्सिस में होता क्या क्या है, कि y एक्सिस पे क्या आता है, ये होती है y एक्सिस जो ऐसी वर्टिकल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो x एक्सिस होती है। अब y एक्सिस पे वो चीज़ें आती है जो कि होती हैं हमारी डिपेंडेंट, ठीक है। जैसे कि इस केस में हम बात कर रहे हैं सेल्स और एडवर्टाइजिंग की। अब जैसे खुद से हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, अगर मैं जितनी ज़्यादा मार्केटिंग करता हूँ, जितनी ज़्यादा मैं एडवर्टाइजिंग करता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं उससे समझ में आएगा कि हाँ मैं ये चीज़ें जो है वो सेल कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से जो है मेरी सेल भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है जितनी एडवर्टाइजिंग करूँ उतनी मेरी सेल्स बढ़ेगी। तो मैंने यहाँ पे एक जो है रिलेशन दोनों के बीच में निकाल लिया कि अगर एडवर्टाइजिंग बढ़ेगा तो सेल्स भी बढ़ेगा, लेकिन अगर एडवर्टाइजिंग कम होगा तो सेल्स भी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड कौन कर रहा है किस पे? सेल्स जो है वो एडवर्टाइजिंग पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एडवर्टाइजिंग बढ़ाता हूँ तो मेरी सेल्स बढ़ेगी, अगर एडवर्टाइजिंग कम करता हूँ तो मेरी सेल्स कम होगी, ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज़ जो है वो क्लियर है। तो इसमें यही बात जो है वो पता होनी चाहिए आप लोगों को कि एडवर्टाइजिंग जो है वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट,
ठीक है। इंडिपेंडेंट क्योंकि हम इसको बढ़ाएं या कम करें इससे इसको कोई नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन हाँ अगर इसको बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो सेल्स पे जो है वो फ़र्क पड़ता है हमारी। तो सेल्स क्या हो गई, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आपको ऐसी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ढूंढने हैं। और अगर आपको इक्वेशन की बात करें ऐसी y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स पे, तो या फिर टू कॉस्ट के हिसाब से समझ लो, या फिर आपको ऐसे समझना है कि y जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो x होता है वो कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर है। और अब हम इस वाले क्वेश्चन को हाई लो मेथड से जो है वो सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट समझना भी ज़रूरी था। अब देखो क्वेश्चन कर देखते हैं। हमारे पास जो है हाई लो मेथड में सबसे पहली बात, हाईएस्ट जो है वो आप एडवर्ट एक्सपेंडिचर ले लो और हाईएस्ट जो है वो रेवेन्यू ले लो। ठीक है, बाकी हाई लो मेथड आई होप आपको समझ में आता ही है। तो सबसे ज़्यादा जो है हमारा रेवेन्यू कहाँ पे आ रहा है, 225, और सबसे कम जो है वो हमारा कौन सा है, 125। ठीक है, इससे कम तो नहीं है ना, नहीं, 125 लोएस्ट, 225 हाईएस्ट। और एक्सपेंडिचर में भी फिर ऑब्वियसली 2500 और 6500 आएगा। फिर बस आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है यार। ये देखो हाई लो मेथड लगाते हैं। पहले हमें निकालनी पड़ती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले रेवेन्यू को दोनों हाईएस्ट और लोएस्ट को माइनस कर दो, 225,000 माइनस 125,000, और अपॉन में डिवाइड करोगे आप लोग, किसको करोगे, जो लोएस्ट एक्टिविटीज़ हैं 65 और 2500, 6500 और 2500, बस इसे सॉल्व कर दो। ये तो होगा 100,000 और नीचे आ जाएगा हमारा 4,000। ठीक है, ये से ये कटा और 425, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी आ गई, 25। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट मेरी निकल गई है कि $25 आ गई है। अब मैंने आपको जो है वो इक्वेशन में यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स में b। ठीक है, तो मेरे को b जो है वो मिल गया है। और अब y और x के बीच में मैंने आपको बताया कि जैसे y क्या होगा हमारा, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और इस क्वेश्चन में क्या है, सेल्स, और x क्या होगा, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो इस क्वेश्चन में क्या है, एडवर्टाइजिंग। तो मेरे को ये सब चीज़ें पता है। एक जो है वो मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो निकालनी है। अब फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो यहाँ से मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, वेरिएबल कॉस्ट हमने कैसे निकाली। इसके बाद बस वो फॉर्मूला डाल दो जो मैंने आपको बताया था, टोटल कॉस्ट क्या होती है इक्वल्स टू जो फिक्स कॉस्ट है प्लस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि लाइक टोटल कॉस्ट आप यहाँ पे देखो, हाईएस्ट और लोएस्ट आपने एक्टिविटी ली थी, ये 125 और 225 और 2500 और 6500, इसमें से यार जो कुछ भी है एक जो है वो हाईएस्ट एक्टिविटी ले लो और बस हो गया आपका काम। लाइक मान लो मैं सेलेक्ट करता हूँ ये वाला। ठीक है, 12500 2500, तो 2500 का अगर मैं एक्सपेंडिचर करूँगा तो मेरे को 125,000 का जो है वो सेल्स रिवेन्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2500 एक्टिविटी, और कितनी को आ जाएगा हमारे पास 125,000 इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट मेरे को निकालनी है प्लस वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी निकाली थी मैंने, 25 मल्टीप्लाई बाई 2500। ठीक है, बस इसको अब हमें सॉल्व करना है और हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं सॉल्व इसे यार। 25 को अगर हम 2500 से मल्टीप्लाई करें तो विच इज़ होता है 62,500 फिक्स्ड कॉस्ट प्लस ये 125,000। फिक्स कॉस्ट यहीं पे रहेगी, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 125 में से अगर आप माइनस करोगे 62,500 विच इज़ आपका 62,500 ही होता है। ठीक है, तो हमारी फिक्स कॉस्ट भी निकल गई 62,500। अब मेरे को फिक्स कॉस्ट निकल गई, ए बी सी निकाल लिया मैंने, ओ ए बी एक्स ये सब चीज़ें। अब देखो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाना चाहूँ तो कैसी बनेगी, मैं लिखूँगा y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, है ना, और x जो है वो हम लोगों को पता है, b पता है, a पता है, y पता है, तो बस हो गया हमारा काम। अब यहाँ ऑप्शंस में आगे देख लेते हैं कि हमारे को कैसा ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे हमें दे रखा है सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल टू 62,500 प्लस 25 इंटू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, एडवर्टाइजिंग यहाँ पे देखो, एडवर्टाइजिंग आपको देखो इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, है ना, तो इक्वल्स टू के इस तरफ जो है वो हमारा कौन सा वेरिएबल आना चाहिए, डिपेंडेंट, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात देखो एडवर्टाइजिंग यहाँ पर है तो इसको हटा दो, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग है इसको हटा दो, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि हमारे को पता है कि हमारा सेल्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो इधर आएगा, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हमारे फिक्स कॉस्ट देखो, ऐसी इक्वेशन थी ना, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए क्या था, फिक्स कॉस्ट, और हमने फिक्स कॉस्ट जो है वो यहाँ पे देखो निकाली थी, कितनी थी, 62,500, ये है ना। तो यहाँ पर देखो इज इक्वल्स टू यहाँ पे 95,000 लिखा और यहाँ पे 62,500 लिखा है, तो बस 62,500 हमारी आई थी फिक्स कॉस्ट, तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली सही हो गया। बाकी देखो 25 जो थी वो वेरिएबल कॉस्ट थी बी, और एक्स जो है वो यहाँ पे क्या था हमारा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। आई होप आपको चीज़ जो है वो क्लियर होगी। इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लिया है क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो आपको थोड़े रिकॉल वगैरह करने में, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो ताकि आपको वो समझ में आ जाए। ठीक है, आई होप आपको ये वाली जो चीज़ है वो क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
72 पे अ कंपनीज़ वीकली कॉस्ट जो है वो प्लॉटेड की गई है अगेंस्ट प्रोडक्शन लेवल फॉर द लास्ट 50 वीक्स। पिछले 50 वीक में जो भी है कंपनी की कॉस्ट जो है वो प्लॉट की गई है और रिग्रेशन लाइन जो है वो कैलकुलेट करी गई है सी इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 250p पे। ओके विच स्टेटमेंट अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ वीकली कॉस्ट इज 2। अब देखो आपको बस यही वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स है ना, ये वाली बात हम कर चुके हैं। बस इसी चीज़ पे रहो। इस तरफ जो होता है वो हमारा डिपेंडेंट होता है, एक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। बस आपको ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए और बाकी इसको आप जो कह सकते हो वो टोटल कॉस्ट भी कह सकते हो। ये फिक्स कॉस्ट हो जाती है आप लोगों की, है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है और ये एक्टिविटी लेवल्स हो जाते हैं या फिर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कौन सी जो है वो ट्रू है। सबसे पहली बात ये जो होगी मेरी फिक्स कॉस्ट होगी 250 जो होगी वो मेरी होगी वेरिएबल कॉस्ट और ये जो है ये पी जो है वो मेरा होगा इंडिपेंडेंट। ठीक है, आई होप आपको ये बड़ी चीज़ें क्लियर है ना, क्योंकि अगर नहीं क्लियर तो यार मैं कहूँगा एक बारी ऊपर वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना तो आपको आगे वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पी। ठीक है, पी जो होगा वो इंडिपेंडेंट, 250 होगा वेरिएबल कॉस्ट और सी जो होगा वो हमारा होगा डिपेंडेंट। ओके, तो अब इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट से ये फिक्स कॉस्ट 1000 है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट तो 1000 या वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 5 है। वेरिएबल कॉस्ट तो यार 250 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वेरिएबल कॉस्ट तो मेरी 250 होनी चाहिए ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो ये तो गलत हो गया। वीकली फिक्स कॉस्ट जो है वो 250 है, नहीं भाई वीकली फिक्स कॉस्ट तो 1000 है, तो गलत हो गया। और वीकली फिक्स कॉस्ट आर 1000। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 250 है, बस सही है, सी स्टेटमेंट हमारी सही होगी। ठीक है, फिक्स कॉस्ट 1000 है, 250 जो है वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, एकदम सही स्टेटमेंट है। डी में क्या कह रहा है, वीकली फिक्स कॉस्ट 20 है, अरे नहीं भैया यार। ठीक है, वीकली फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है 1000। बस आपको ये वाली जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए और आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। इफ़ अ फोरकास्टिंग मॉडल बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इज ग्राफ्ड। ठीक है, तो आपने इसको ग्राफ कर दिया है, तो फिर आपको क्या बताना है, इक्वेशन जो है वो सी इज इक्वल टू एफ प्लस बी एक्स बन जाएगी। सी है जो वो टोटल कॉस्ट है, एफ फिक्स कॉस्ट, बी वेरिएबल कॉस्ट और एक्स जो आपके हैं वो एक्टिविटी या फिर यूनिट्स जितने भी आप कर रहे हो। इंटरसेप्ट जो है वो आप लोगों को दे रखा है 7788। इंटरसेप्ट जो है वो बट समझ के घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंटरसेप्ट को आप कहते हो फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, जो भी आपके इंटरसेप्ट होती है आप उसको फिक्स्ड कॉस्ट मान सकते हो। इसके बाद टोटल कॉस्ट जो है वो इतनी है और एक्स जो है वो इसका मतलब हो गया बेसिक, आपको बच्चों वाली मैथ्स के सम सॉल्व करने के लिए आपको जो है वो यहाँ पे दे दिया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, अगर मुश्किल क्वेश्चन आपको देते हैं तो फिर आसान क्वेश्चन भी तो ये देंगे। वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, इंटरसेप्ट मैंने बताया आपको फिक्स कॉस्ट होती है, तो मैंने फिक्स कॉस्ट लिख दी 7788 प्लस टोटल कॉस्ट भी दे रखी है। टोटल कॉस्ट कितनी है 14520। ठीक है, मेरे को एक्स भी दे रखा है 3300। बस मेरे को जो है वो बी नहीं दे रखा, बी नहीं है वी, सॉरी बी कहो वी कहो, ठीक है, तो एक ही बात है वैसे तो, बट इन्होंने अगर इक्वेशन में हमको कहा है कि वी है तो वी ही मानना पड़ेगा। वी जो है वो नहीं दे रखा। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। पहले बात तो 14520 है और ये इसको उधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, तो 14520 माइनस 7788 करूँगा तो 6732। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 3300। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6732 अपॉन में 3300 और विच इज़ आपका होता है 3300 करूँ मैं तो 2.04 क्या आ गई मेरी वेरिएबल कॉस्ट। और मेरे को ये बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्लोप टू 2 डेसिमल पॉइंट, और स्लोप क्या होगा हमारा, ये जो v है जो हमने निकाला है इसको हम कहेंगे स्लोप। तो कितना आ गया 2.04 और 2 डेसिमल प्लेस तक था और हमारा 2 डेसिमल प्लेस पूरा आंसर ही देखो। अगर मैं कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करता हूँ तो बस 2.04 ही आता है। अगर बाई चांस मानो कि ऐसे आ रहा है आपका आंसर 2.1, लेकिन आपको बोला हुआ है कि 2 डेसिमल प्लेस, तो 2.1 के आगे 0 लगा दो। ठीक है, क्योंकि अगर 2 डेसिमल प्लेस है तो आपको 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसको जो ये वाला क्वेश्चन का आंसर था वो था 2.04। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 पर। ठीक है, एक बार यहाँ पर लिख देते हैं भैया, आंसर क्या था हमारा 2.04। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। इसमें कह रहा है द को रिलेशन कोफिशिएंट आर, जो ये वाली जो है मैंने आपको बताया भैया पूरे चैप्टर जो है वो न्यूमेरिकल्स बेस्ड है, तो मज़ा आने वाला है और अच्छी बात है यार, न्यूमेरिकल्स करने पे मज़े आते हैं। द को रिलेशन कोफिशिएंट फॉर मेजरिंग द कनेक्शन बिटवीन 2 वेरिएबल्स होता है। को रिलेशन कोफिशिएंट जो भी है मेजर करते हैं कनेक्शन 2 वेरिएबल्स के बीच में, एक्स और वाई के बीच में।
तो उसको कैलकुलेट किया गया है 0.6। आपको पता है 0 से 1 -1 भी आता है इसके अंदर, तो उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि कोरिलेशन जो है वो कैसा वैसा चल रहा है। आपको बताना है हाउ मच ऑफ द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई जो है वो आपको पता है डिपेंडेंट वेरिएबल है, इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कुछ भी नहीं करना, सही बताऊँ इसमें आपको बताना है कि कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, 0.6 आपको दे रखा है दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो बस आपको इसको निकालने के लिए क्या करना है, आर का स्क्वायर, ठीक है। आपको यही पूछना है कि आपको कितना वेरिएशन होगा डिपेंडेंट वेरिएबल में, जो कि एक्सप्लेन किया जाएगा वेरिएशन के बीच में। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला दे रखा होता है आर स्क्वायर, यानी कि 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 विच इज़ आपको होता है 0.36। अब आपको यहाँ पे परसेंटेज में निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 0.36 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होता है आपका 36%, विच इज़ ए। आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बेसिक फार्मूले जो है वो आपको ऐसे यूज़ करने को आएंगे और बस आपको आंसर जो है वो आसान कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 75, इसके अंदर आपको क्या बताना है, द कंपनी यूजेज रेग्रेशन एनालिसिस टू एस्टैब्लिश इट सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट। कोई बात नहीं है यार, आपको डाटा दे रखा है। पहली बात, ग्रेडियंट ऑफ द रिग्रेशन लाइन जो है वो आपको 4200 दे रखी है। अगेन अब ये जो है वो फार्मूला बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस आ गए हैं, इसको हम जो है वो यहाँ पर अलग से शीट में जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, हमें फार्मूला जो है वो उसका याद होना चाहिए। जो फार्मूला होता है, ठीक है, जैसे कि हम इसको लिखते हैं ए इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन में एन माइनस बी सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ठीक है। सिग्मा मतलब टोटल सम अगर आप इसका करते हो, और ये जो है वो नॉर्मल फार्मूले हैं, और ये जो है वो आपको फार्मूला शीट में भी जो है वो मिल जाते हैं। बाकी अगर याद कर सकते हो तो यार बहुत ही बढ़िया बात है, याद कर लो, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिक हमारा फार्मूला होता है। और अब आपको रिग्रेशन लाइन जो है वो आपको एनालिसिस कर रखा है इन लोगों ने। ग्रेडियंट आपको दे रखा है 4200 का है, ठीक है। ग्रेडियंट आपको दे रखा है, इसका मतलब आपको बी दे रखा है, ठीक है। ये वाला जो है इसमें सिग्मा वाई अपॉन में एन सिग्मा माइनस बी सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यानी कि बी ये होती है हमारी ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट आपको दे रखा है 4200 का, विच इज़ गुड। यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस वट विल विद द बजट सेल्स ओवरहेड कॉस्ट फॉर द मंथ इन 000 में आपको बताना है, ठीक है। और देयर आर 2 सेल्समैन एम्प्लॉयड। अगर 2 सेल्समैन अगर आपके एम्प्लॉयड हैं तो आपको बताने कितने होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी आपका कॉस्ट आएगा वो आपका डबल हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको मंथ्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ़ सेल्समैन दे रखे हैं आपको। अब पहली बात तो यार यहाँ पे वही आपको यूज़ करना पड़ेगा थोड़ा सा अपना लॉजिक, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था वाई जो होता है वो क्या होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स क्या होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग यूज़ करेंगे अपनी कॉमन सेंस, थोड़ा सा दिमाग, कोई मुश्किल की बात नहीं है, बहुत ईजी है। देखो सबसे पहली बात, जितने ज़्यादा सेल्समैन होंगे क्या उतनी ज़्यादा सेल्स होगी, या फिर जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उतने ज़्यादा सेल्समैन होंगे, ऐसा सोचना, ठीक है। एक चीज़ को बढ़ाओ तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, या फिर एक चीज़ को कम करो दूसरी चीज़ बढ़े, ऐसा, ठीक है। तो अगर बेसिकली नॉर्मल तरीके से देखा जाए, कोई बाकी इधर उधर की रॉकेट साइंस ना लगाई जाए, तो जितने ज़्यादा मैं अपने पास सेल्समैन रखूँगा उतनी ज़्यादा मेरी सेल्स बढ़ेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जितने ज़्यादा मेरे प्रोडक्ट बेचने के लिए जो है वो लोग होंगे उतनी ज़्यादा आगे कस्टमर्स तक मैं सेल्स पहुंचा पाऊंगा, ठीक है, अपना प्रोडक्ट पहुंचा पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे कम सेल्समैन है तो उतनी कम मेरी सेल्स होने वाली है। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे सामने ही देख लो, यहाँ पे देखो 3 सेल्समैन है तो सेल्स कितने की हो रही है 5100 की। लेकिन अगर 3 से 4 हुए तो सेल्स ओवरहेड की कॉस्ट कितनी आ रही है 27,000 की। अब यहाँ पे आपको ओवरहेड की कॉस्ट दे रखी है, तो ओवरहेड कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि जितने भी सेल्समैन हैं उस पर जो है वो ओवरहेड की कॉस्ट आ जाती है। तो जितने ज़्यादा सेल्समैन होंगे उस पर उतनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी, और जितने ज़्यादा सेल्समैन होंगे उतनी ज़्यादा वो मेरी सेल्स कराने में मदद करेंगे। 3 सेल्समैन पे ओवरहेड की कॉस्ट आ रही है 5100, लेकिन 4 पे कितनी आ रही है 27,000, देख रहे हो। तो कॉस्ट भी बढ़ रही है और सेल्स का रिवेन्यू भी वैसे जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, बट हमारे को कॉस्ट से रिलेशन है तो हमें कॉस्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको ये होता है कि आपको एक्स और वाई जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो मेरे को पता चला है कि जो सेल्समैन है वो एक्स होगा और जो सेल्स ओवरहेड है वो वाई होगा, ठीक है। अब आपको ये वाले फॉर्मूले में आपको पता है कि सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स जो है वो करना पड़ता है। सिग्मा मतलब होता है टोटल सबका, जैसे कि हमारे ये सिग्मा एक्स है तो इसका टोटल आपको 21 दे रखा है। सिग्मा वाई जो है इसका टोटल आपको 183,000 दे रखा है, बस कुछ निकालना ही नहीं है। और यहाँ पे आपको देखो ये एन भी है, एन का मतलब होता है टोटल जितने भी आपके यहाँ पे कॉम्बिनेशन मतलब ये दे रखे हैं ना, ये पीरियड दे रखे हैं जितने भी दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखो टोटल 5 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एन क्या हो गया आपका 5। आपको सब कुछ जो है वो थाली में परोस के दे रखा है, बस आपको क्या करना है, आपको एक आंसर निकालना है और हल्का सा ट्विस्ट थोड़ा सा, ठीक है। सिग्मा एक्स देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 21, लिख देता हूँ 21 अपॉन में एन कितना था 5 माइनस बी कितना था 4200, ठीक है। 4200 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा एक्स अगेन कितना था मेरा सिग्मा एक्स विच इज़ था हमारा 21, और एक सेकेंड यार देखो यहाँ पे सिग्मा वाई लिखना था, ठीक है। सिग्मा वाई क्या है मेरा
183,000 और मैं क्या लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, होता है। और यहाँ पर हमारा जो n था वो कितना था, अगेन 5। ठीक है, अब मेरे को इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके ही जो है वो मेरा आंसर निकलेगा। 183,000 को अगर मैं 183,000 अपॉन में 5, ये होता है मेरा 36,600 माइनस 4,200 मल्टीप्लाई बाई 21, ये होता है 88,200 अपॉन में 5। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, अपॉन में 5 विच इज़ होता है 17640। तो मैं इसको हटा के सीधा 17640 ही लिख रहा हूँ। ठीक है, 17640 और इसको सॉल्व करेंगे तो 36,600 में से गया तो 18960 विच इज़ माई आंसर नहीं है, क्योंकि मेरा ये आंसर 18960 ये जो है वो मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, आपको ये रिग्रेशन एनालिसिस करके ए जो है वो निकालना था। ठीक है, ए तो मैंने अब निकाल लिया है। देख रहे हो यहाँ पे आपको दे रखा है, ग्रेडियंट दे रखा है, यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस आपको बताने कितनी सेल्स ओवरहेड की कॉस्ट होगी फॉर द मंथ। लेकिन ये जो मैंने आंसर निकाला है वो कब के लिए निकाला है, एक बंदे के लिए। ठीक है, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, अगर 2 सेल्समैन एम्प्लॉयड रहेंगे। ठीक है, और ये जो वाली चीज़ मैंने निकाली थी वो कितने की थी, एक सेल्समैन के लिए। अब अगर हम इसको करेंगे वापस से अपनी इक्वेशन में डाल के सॉल्व करेंगे तो देखो हमारी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, है ना। y जो है वो हम लोगों को जैसे कि a हम लोगों ने निकाला है कितना, 18960। ठीक है, बी हमें दे रखा था 4200 कितने का था, लेकिन एक बंदे के लिए। ठीक है, और अब x जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 2। देखो पहले कितना था हमारा, यहाँ पे जो है वो पहले हम जो सॉल्व कर रहे थे वो था एक बंदे के लिए, एक सेल्समैन के लिए। लेकिन अगर हमारे 2 सेल्समैन एम्प्लॉयड हो जाएंगे, इसका मतलब आप काइंड ऑफ कह सकते हो कि जो हमारा x है वो 2 हो जाएगा। पहले x कितना था, 1। ठीक है, अगर वो 2 हो जाएगा तो कितना होगा, ये बेसिकली जो बी आपको दे रखा है ना 4200, ये वाला, इसका मतलब होता है कि लाइक जितने जितने आपके एम्प्लॉय बढ़ते जाएंगे उतने से 4200 बढ़ता जाएगा। जैसे अगर एक है तो 4200, 2 है तो 4200 का डबल 8400, अगर 3 है तो फिर वापस इसमें 4200 ऐड कर दोगे, है ना। ऐसी चीज़ चलती रहेगी। तो अगर आपको 2 के लिए बताना है तो बी जो है वो हम लोगों को जो है वो पता ही है कि क्या होगा, 4200 आपको दे रखा था, पर वो एक बंदे के लिए था। अब 2 के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, और एक्स बस आपको जो है वो वाई आपकी टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी, 18960 प्लस 4200 प्लस इंटू 2 इतना होगा आपका 8400। अब इन दोनों को हम करेंगे 18960 प्लस 8400 विच इज़ आपका होता है 27360, और ये जो है वो आपको टोटल जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो है वो रेगुलेशन एनालिसिस से आपको जो है वो सॉल्व करके दिखाना था। मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। यस, थोड़ा सा लग सकता है कि यार यहीं पर जो था वो 18960 मेरा आंसर आएगा और हम लोगों को जो है वो रुक जाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। थोड़ा हमने जो है वो ए निकाला था। ठीक है, अब आपको ये मैं इक्वेशन स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूँ कि वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, तो आपको ए बी एक्स जो है वो ऐसे पता चला और आपने जो है वो आंसर निकाल लिया। ठीक है, आई होप आपको चीज़ क्लियर होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। इसमें कह रहा है इन रिग्रेशन एनालिसिस द एन स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डाटा। एकदम सही बात है यार। जो हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किया था यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊँ जो हमने इक्वेशन लिखी थी, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या था, सिग्मा वाई इंटू माइनस बी सिग्मा एक्स एन एन। तो एन क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डाटा, विच इज़ एकदम सही स्टेटमेंट है आपकी। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज़ नॉट द सेम कैलकुलेशन एज सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको समझने के लिए एक काम करते हैं कि एक एग्जांपल लेंगे अगेन, और बस बहुत इजी से एग्जांपल लेंगे जिससे बस आपको चीज़ें जो है वो समझ आ जाए। ये मान लो ये हमारा एक्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, और इसको मैंने टोटल करा 1 + 2 3 3 6 4 10 15। ठीक है, तो सिग्मा एक्स कितना आ गया मेरा, 15। ओके, इसको थोड़ा सा अगर मैं हटा के लिख दूँ बढ़िया तरीके से, 15। ठीक है, तो मेरा सिग्मा एक्स जो है वो आ गया है 15। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, सिग्मा एक्स का स्क्वायर कितना होता है, 15 मल्टीप्लाई बाई 15 विच इज़ होता है मेरा 225। तो सिग्मा एक्स का जो है वो स्क्वायर कितना आ गया मेरा, 225। अब अगर मेरे को सिग्मा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर का सिग्मा एक्स स्क्वायर का निकालूँ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या गया है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर जो है वो सेम नहीं होता सिग्मा एक्स के होल स्क्वायर से, यानी कि दोनों जो है वो अलग अलग आंसर आने चाहिए। तो पहले मैंने ये निकाल लिया सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब मेरे को निकालना है सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो कैसे निकालूंगा, पहले एक्स स्क्वायर निकालो। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 4 का स्क्वायर 16। 16 एक सेकेंड, 16। ठीक है, और इसके बाद 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे x का स्क्वायर निकाला है। ठीक है, x का स्क्वायर क्या है, 1 4 9 16 25 5 14 30 और 55। ठीक है, तो मेरा ये आ गया सिग्मा x स्क्वायर।
क्या आ गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर कितना आ रहा था मेरा 225 और सिग्मा एक्स का स्क्वायर कितना आ रहा है मेरा 55। दोनों जो है वो सेम नहीं है, विच इज़ ऑब्वियसली ट्रू। ठीक है, तो ये वाला जो है वो हमारा आंसर सही हो गया। सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पहले एक्स को टोटल करो और इसका स्क्वायर कर दो, विच इज़ 225। लेकिन अगर मेरा सिग्मा एक्स स्क्वायर होगा तो पहले मैं ये जो एक्स है ना इसका सबका स्क्वायर कर लूँगा, ऐसे करा फिर उसका टोटल कर दिया, तो ये मेरा बनेगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। ओके, तो दोनों के बीच में काफ़ी फ़र्क होता है। आई होप आपको जो है वो चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर होगी, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट भी सही हो गई। तो थर्ड ऑप्शन, सिग्मा एक्स वाई इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल वैल्यू ऑफ एक्स एंड द टोटल वैल्यू ऑफ वाई, विच इज़ एकदम गलत बात। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई बात नहीं, देखो पहली बात, अगर हम किसी भी सिग्मा को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर सिग्मा में आता है। जैसे एग्जांपल के लिए आराम से समझेंगे, सिग्मा एक्स को मैं ऐसे बना देता हूँ, सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई। अगर मैं सिग्मा को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर सिग्मा में आएगा, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी सिग्मा और नॉन सिग्मा को ऐड मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि सिग्मा मान लो एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, तो मेरा आंसर आएगा सिग्मा एक्स वाई। ठीक है, वाई के आगे सिग्मा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे सिग्मा नहीं है। ठीक है, वो सिग्मा बॉय नहीं है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे सिग्मा वाई होता, मल्टीप्लाई बाय एक्स होता, तो क्या बनता, सिग्मा वाई एक्स, ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा है कि सिग्मा एक्स वाई जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ एक्स, टोटल वैल्यू मतलब सिग्मा एक्स, एंड द टोटल वैल्यू ऑफ वाई मतलब सिग्मा वाई। अगर मैं सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और यहाँ पे लिखा है सिग्मा एक्स वाई, तो विच इज़ गलत बात, यानी कि 1 और 2 सही होंगे, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, अगेन रिग्रेशन एनालिसिस इज बीइंग यूज्ड टू फाइंड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। आपको पता है वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फ्रॉम 11 पेयर्स, यानी कि आपको एन जो है वो दे दिया है। वेरी नाइस। कैलकुलेशन में आपको ओके, यहाँ पे वही आपको जो है वो थाली में खाना परोस के दे चुके हैं, सब कुछ आपको बता दिया गया है। आपको बस इक्वेशन में जो है वो आंसर डालना है और 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो है आपको आंसर देना है किसका, बी का। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। बी निकालने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, निकाल देते हैं। और इसका आपको पता है कि इसको जो है आपको फार्मूला शीट में जो है वो इसका फार्मूला भी मिलता है, तो याद कर लो तो बढ़िया बात है, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, फार्मूला शीट में से देख करना। यहाँ पे पहली बात तो मैं इसको जो है वो फार्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आके इसका फार्मूला लिखेंगे कि बी निकालना है, तो बी का फार्मूला सबसे पहली बात हम लोगों को जो है वो पता होना चाहिए। बी जो होता है वो होता है एन सिग्मा एक्स वाई, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो होता है वो मेरा बी निकालने का फॉर्मूला होता है। इसको हम एक डब्बे में बंद कर देते हैं और जो जो हमारे को वैल्यूज दे रखी हैं वो लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात मेरे को जो है वो एन पता है, एन जो था वो 11 था। आपको पता है यहाँ पे 11 पेयर्स जो है वो बता रखे थे। तो बी इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स वाई करना है। सिग्मा एक्स देखो, सिग्मा एक्स जो है वो 440 है और ये सिग्मा एक्स वाई मेरे को दे रखा है 13,467 माइनस में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, कोई नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रहा सिग्मा एक्स, ये रहा सिग्मा वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मैंने आपको ऊपर ही बताया था सिग्मा को मल्टीप्लाई करोगे तो सिग्मा ही आएगा। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आ जाएगा 440 मल्टीप्लाई बाय 330 विच इज़ आपका होता है 145,200। ओके, हमारा न्यूमरेटर जो है वो निकल चुका है। अब n अगेन नीचे n मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है 17,986 माइनस अगेन आपको सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सब देखना कि ब्रैकेट में है या फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर है, क्योंकि हमने ये बात करी थी सिग्मा एक्स स्क्वायर अलग होता है और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अलग होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर विच इज़ आपका सिग्मा एक्स ये है, ये देखो ये है मेरा सिग्मा एक्स, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो मेरा आएगा सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, कहीं इसको मत ले लेना। ठीक है, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, आपको सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर चाहिए तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ये बातें जो है वो याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। पता चले सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर लेना है, आप ये वाला ले लो और बस आपका आंसर निकाल दो। ठीक है, तो ऐसे मत करना। तो सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर क्या था 440 और 440 मल्टीप्लाई बाय 440 विच इज़ आपका होता है 193,600 बस सब कुछ आपको दे ही रखा था, बस आपको जो है वो वैल्यूज़ डालनी थी।
11 को 11 मल्टीप्लाई बाई 13 467 विच इज़ होता है 148137 माइनस 145200। ठीक है, मैं इसको पहले से ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, -145200 विच इज़ होता है 2937। ठीक है, ये नीचे वाला। ठीक है, पहले अब हम डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 17986 विच इज़ होता है 197846 माइनस 193600। ठीक है, तो ये जो है वो अलग था। अब नीचे वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में 2937 आ रहा है, अब इन दोनों को माइनस करते हैं। 197846 माइनस 193600 ये होता है 4246। ठीक है, बस अब मेरा आंसर आ जाएगा 2937 अपॉन में 4246 विच इज़ होता है 0.6917। ठीक है, अब आपको कहा था 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो देखो 0.69 आगे देखो 1 है। ठीक है, अगर आपको पता है 5 से छोटा हो, ठीक है, 5 से अगर आपका छोटा होगा तो इसका मतलब आपको जो उससे पहले वाला ही नंबर लिखना है, यानी कि 9 ही। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं क्या आंसर लिख देता 0.70। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब मेरे को राउंड ऑफ करके 0.69 ही मिलेगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा 0.69 बी। ठीक है, आई होप आपको जो है वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 78, एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ यूजिंग लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे भी अगेन यही आगे आपको बताना क्या है, सिग्मा एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एन की वैल्यू जो कि इंसर्ट की जाएगी अप्रोप्रिएट फार्मूला के अंदर। ओके, ठीक है, सबसे पहली बात ये देखो, ये पीरियड आपको दे रखा है, यानी कि ये जो है वो आपका टोटल जो है वो एन होना चाहिए। टोटल पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो एन तो मेरा 5 आ गया। ठीक है, और अगेन ये एडवर्टाइजिंग और सेल्स रेवेन्यू का पता नहीं क्यों ही बार बार एग्जांपल देते हैं, क्योंकि ठीक है अच्छी बात है यार, बार बार नहीं होगा। सेल्स आपको पता है कि इसमें से पहली बात तो एक्स और वाई निकाल लो। ठीक है, एक्स जो होता है वो एडवर्टाइजिंग, सेल्स रेवेन्यू जो है वो मेरा वाई बन जाएगा। ओके, बस अब आपको ये क्या क्वेश्चन दिया है भाई। ठीक है, तो एन आपका जो है वो 5 आ गया। सबसे पहली बात एन 5 किस में है, इसमें और इसमें है, ये वाले को ऑप्शन हटा दो। इसके बाद सिग्मा एक्स बताना है और सिग्मा वाई बताना है। एक काम करो, सिग्मा वाई को टोटल करो, इन सब का टोटल करो। 108 प्लस 116 प्लस 141 प्लस 123 प्लस 112, ये होता है 600,000। ठीक है, यानी कि सिग्मा वाई का होल स्क्वायर कितना आ गया 600,000। ठीक है, वाई का होल स्क्वायर नहीं, खाली सिग्मा वाई। ठीक है, पता नहीं क्यों स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं। 600,000, तो यहाँ पे देखो ये है 600,000, तो मतलब इसका मतलब जो है वो यही ऑप्शन सही हो गया, बी वाला। ठीक है, और एक्स जो है वो 100,000 होगा, इसको आप सॉल्व करना तो आपका ये टोटल कितना आएगा 100,000 ही आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो गया बी वाला। आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 79, द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर जो कैलकुलेट किया गया है वो है 60%। तो इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब इंटरप्रेट करते हैं। 60% ऑफ द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। कहोगे कुछ समझ नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसको। यहाँ पर आओ, ये देखो यहाँ पर आपको पता है हम लोग स्टार्टिंग से ही एक ही इक्वेशन की बात कर रहे हैं, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, आपको पता है रिग्रेशन लाइन ये x और ये y, ठीक है, आर स्क्वायर, ये किसको बताता है, ये y और x इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना उसको जो है वो बताता है ये r का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें आपको पता है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, x की कितने चेंज होने की वजह से y पे चेंज आ रहा है। इसका मतलब अगर मेरा x 10% से बढ़ रहा है तो मेरा y उसकी वजह से कितने से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, वो जो है वो मेरे को रिलेशन बताया गया है r का स्क्वायर, यानी ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। बेसिकली मतलब क्या होता है, x और y के बीच में रिलेशनशिप बताता है और x के चेंज होने पे y पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये चीज़ जो है वो बताएगा। x हमारा इंडिपेंडेंट होता है, y हमारा डिपेंडेंट होता है, तो इंडिपेंडेंट के चेंज होने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना चेंज आएगा वो बताता है r का स्क्वायर। ठीक है, और आपको पहले ऑप्शन में पढ़ो क्या लिखा है, 6, यहाँ पे r का स्क्वायर 60% था, इसका मतलब x के चेंज होने से y जो है वो 60% चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो 60% वेरिएशन है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y में, वो किसकी वजह से आ रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि x की वजह से। एकदम सही बात है, x चेंज हो रहा है, इसकी वजह से जो है वो y 60% जो है वो चेंज हो रहा है। आई होप आपको चीज़ क्लियर होगी, तो पहले ऑप्शन सही होगा। बाकी आगे पढ़ते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। देखो 40% जो वेरिएशन है, देखो जैसे कि टोटल आपको पता है 100% होता है, ठीक है, 60% जो है वो चेंज किसकी वजह से आ रहा है, वाई में, एक्स की वजह से, क्योंकि एक्स बदल रहा है इसलिए वाई बदल रहा है 60% से। तो बाकी 100 में से कितना बचा 40%, तो बाकी जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, या फिर ए प्लस बी जो भी बचा हमारा है फिक्स कॉस्ट की वजह से, या फिर जो वेरिएबल कॉस्ट है उसकी वजह से। ठीक है,
आई होप आपको चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो। आर स्क्वायर बेसिकली डिटर्मिनेशन वाई और एक्स का बीच में रिलेशन बताता है, और ये जो 40% वाला है इसको तो हटा ही दो, क्योंकि ये जो है वो अलग फैक्टर्स की वजह से जो है फ़र्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 60% का जो वेरिएशन है वो एक्स में आया है, बट ऐसा नहीं होता, जो वेरिएशन आता है वो वाई में आता है, ठीक है। तो एक्स की वजह से वाई में कितना चेंज आया वो होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। आई होप आपको जो है वो चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी और ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें देखो आपको क्या बताना है। अ कंपनी हैज़ रिकॉर्डेड टोटल कॉस्ट फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी ओवर द लास्ट 5 मंथ्स, ठीक है। लास्ट 5 मंथ में जो है टोटल कॉस्ट जो है वो निकाली है। एक्टिविटी लेवल्स आपको देखे, टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है, और रिग्रेशन एनालिसिस वाई इक्वल टू ए प्लस बी है, ये हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं। बी की वैल्यू जो है वो करेक्टली कैलकुलेट की गई है 29.53। आपको बताना क्या है, वैल्यू ऑफ ए क्या होगी इन द टोटल कॉस्ट इक्वेशन। सबसे पहले बात देखो, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स जो है वो हमारी इक्वेशन होती है, जिसमें से b मेरे को पता है, बट ना मुझे y पता ना मेरे को x पता, ठीक है। लेकिन मेरे को ये डाटा दे रखा है जिससे मैं y और x का पता लगा सकता हूँ। और कैसे लगा सकता हूँ, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने जो है वो ऊपर फार्मूला एक किया था। अगर मैं इसको, ये देखो ये वाला फार्मूला, ठीक है। ए जी जो था वो इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन माइनस बी सिग्मा एक्स अपॉन एन। अगर मैं इसको वापस यहाँ पे लिखूँ, नीचे जाते हैं वापस से, तो ये हमारा आंसर जो होता था वो होता था ए की वैल्यू क्या होती थी, सिग्मा वाई अपॉन में एन माइनस बी सिग्मा एक्स अपॉन में एन, है ना। आपको ये तो पता ही था कि ये वाली जो है वो हमारा जो है वो फार्मूला होता है, ठीक है। और हमको ए ही निकालना है वापस, तो निकाल देते हैं यार, सिग्मा वाई निकाल लो, सिग्मा एक्स निकाल लो, एन जो है वो आपको पता ही है, देख रहे हो यहाँ पे लास्ट 5 मंथ्स लिखा है ना, 5 मंथ्स 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, एन हमारा क्या है 5, बस कुछ भी नहीं है, अब कर दो आंसर। आपको पता है एक बात देखो, एक्स वाई के पहले एक्स वाई निकाल दे, ठीक है। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगा उतना ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, या जितनी ज़्यादा कॉस्ट होगी उतनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी, खुद सोचो, ठीक है। मान के चलो मैं 300 यूनिट प्रोड्यूस करूँगा तो मेरा 1000 का खर्चा आएगा। अब ऑब्वियसली बात, अगर 300 से ज़्यादा करूँगा, मान लो 400 करूँगा, तो मेरा कॉस्ट जो है वो इससे बढ़ जाएगा, मान लो 1500 हो गया, है ना। तो जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करूँगा उतनी ज़्यादा जो है वो मेरी कॉस्ट आने वाली है। इसका मतलब एक्टिविटी लेवल एक्स हो गया, टोटल कॉस्ट जो हो गई वो वाई हो गई। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये हो गया डिपेंडेंट, ये हो गया इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसका टोटल कर दोगे तो आपका सिग्मा एक्स आ जाएगा, इसका टोटल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा वाई, ठीक है। तो फटाफट से टोटल कर लेते हैं इन लोगों का, इन चीज़ों का मतलब। तो 300 प्लस 360 प्लस 400 प्लस 320 प्लस 280, ये आपको होता है 1660। एक सेकेंड, 1660 जो है वो टोटल आ गया सिग्मा एक्स का। सिग्मा वाई का भी निकाल लेते हैं जी। 175 प्लस 195 प्लस 205 प्लस 185 प्लस 170, तो ये आपका होता है 93,000, ठीक है। सिग्मा वाई आ गया, सिग्मा एक्स आ गया, बस अब हम सिग्मा बनेंगे, ठीक है। देखो कैसे बनेंगे, ए की वैल्यू निकालनी है, सिग्मा वाई जो है वो मेरा 93,000 है, एन मैंने आपको बताई है 5 है, जैसा आपको कुछ मैंने क्या बताया, क्वेश्चन नहीं बता दिया, ठीक है। बी की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है 29.53, 29.53 मल्टीप्लाई बाय एक्स, सिग्मा एक्स कितना था मेरा 1660 अपॉन में एन विच इज़ 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो क्या आंसर आएगा मेरा, पहले तो इसको सॉल्व करो भैया। 93,000 अपॉन में 5, ये होता है मेरा 18600, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और 29.53 मल्टीप्लाई बाय 1660, ये होता है 49019.8 अपॉन में 5। अगर मैं इसको अपॉन में 5 करके देखूँ तो मेरा आंसर 9803.96, ठीक है। इसको नीचे लिख देते हैं, 18600 माइनस 9803.96। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, माइनस 18600, तो ये मेरा आंसर आता है 8796.04, ठीक है। ऐसे जो है वो मेरा आंसर आया, और 8796, ठीक है। बी ऑप्शन जो है वो मेरा सही आ गया, पॉइंट पे आंसर आ रहा था, बट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नियरेस्ट डॉलर्स में बताना है, तो क्या हो गया 8796, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 81 पे। तो 81 वाले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिकेट करता है वीकेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। सबसे पहली बात 0 +1 -1, ठीक है। ऐसे जो होते हैं हमारे रिलेशनशिप होते हैं, जितना ज़्यादा जो है वो 0 के पास में होगी नहीं जो भी वेरिएबल्स, तो उतना ज़्यादा जो है वो वीक रिलेशनशिप होगा। तो या तो पूरा 1 के पास हो यानी कि बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है, -1 के पास हो तो बहुत बेकार रिलेशनशिप है, लेकिन अगर 0 के जितना पास होगा उतना ज़्यादा वीक रिलेशनशिप हम उसको कहते हैं। जैसे 0 के पास में क्या आता है 0.1,
0.2, 0 से पास इस तरफ क्या आएगा -0.1, -0.2 है ना। तो जो 0 के पास आता है उसका वीकेस्ट रिलेशनशिप जो है वो माना जाता है। +1 इसका तो मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप, तो ये तो नहीं होगा। 0.4 देखो 0 के बाद यहाँ पे 0.4 कहीं पे आता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, पहले तो इसका 0.4 जो है वो हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी आगे के पॉइंट्स भी पढ़ने हैं। यहाँ पे 0.4 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है। -0.6 तो -0.6 इधर कहीं आएगा, ठीक है। और -1 ये तो एकदम नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये तो काफ़ी एक्सट्रीम पे आ गया, तो ना ए होगा ना डी होगा। बी और सी में देखो 0.4 का प्लस है, तो 0 से पास में तो यही है, ठीक है। अब आप खुद सोचो 0 से 0.4 में जाने के लिए क्या है, 0.4 का ही फ़र्क है खाली, और 0 से 0.6 में 0.6 का फ़र्क है माइनस का। माइनस हटा भी तो देखो दोनों 0 से क्लोज कौन है, 0.4 ऑब्वियसली। अगर आप ऑब्वियसली बात है, देखो अगर आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आपको जाने के लिए 4 कदम लग रहे हैं, यहाँ पे आपको जाने के लिए 6 कदम लग रहे हैं, तो सबसे पास क्या है, ये वाली चीज़। तो इसका मतलब सबसे वीक रिलेशनशिप किसका होगा, बी का, 0.4। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। रिग्रेशन एनालिसिस इज़ बीइंग यूज्ड टू फाइंड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है, फ्रॉम 5 पेयर्स ऑफ डाटा। आपको एन दे दिया है और कैलकुलेशन में ये सब चीज़ें भी दी गई हैं, आपको बताना क्या है, ए की वैल्यू बतानी है। वो सब चीज़ें तो जो है वो दी गई हैं, तो मतलब वही थाली पे खाना परोस दिया गया है, बस चखना है आपको, ठीक है। चख लेते हैं, आओ वापस से वो फार्मूला हम जो है आपको फार्मूला शीट मिलती है वहाँ पे जाके, ठीक है, एग्ज़ाम में। बट नहीं मिलती है यार, ऐसा नहीं होता कि नहीं मिलती, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर आप आंसर याद कर लोगे तो बढ़िया बात होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है वो मैं फार्मूला लिख ही रहा हूँ, n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो n मेरे को कितना दे रखा था, 5, ठीक है। 5 मेरे को जो है वो n दे रखा था, 5 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स वाई ये रहा 23091 23091 माइनस सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये बात हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं, ठीक है। आई होप अब आपको ये चीज़ जो है वो बार बार नहीं बतानी होगी। और 114810 114810, वेरी नाइस। मैं पहले सिग्मा एक्स का भी होल स्क्वायर कर लेता हूँ, सिग्मा एक्स ये रहा, इसका होल स्क्वायर कितना होगा, 129 मल्टीप्लाई बाई 129 विच इज़ होता है 16641, ठीक है। अब n सिग्मा एक्स स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है, n सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या है मेरा ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया होल का और सिग्मा एक्स स्क्वायर का फ़र्क देख के रखना, 3433 माइनस, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, पहली बात तो इसको सॉल्व करो भैया। 23091 मल्टीप्लाई बाई 5 ये होता है मेरा 115455, ठीक है, 115455 माइनस 114810 अपॉन में इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3433 मल्टीप्लाई बाई 5 17165 माइनस 16641, ठीक है। अब आगे इन दोनों को माइनस करते हैं, 115455 माइनस 114810 विच इज़ 645 अपॉन में इन दोनों को माइनस करो, 17165 माइनस 16641 विच इज़ 524, ठीक है। बस आपको डिवाइड करना है 645 अपॉन में 524 विच इज़ आपका होता है 1.2309 ऐसे कुछ करके है, ठीक है। आपको बताना क्या है इस वाले में, ए की वैल्यू बतानी है टू द नियरेस्ट होल नंबर में आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है। और बताने भी इसके ए की वैल्यू, ठीक है। तो ये जो है वो मेरा आपको पता है, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना, ये क्या निकाल रहे हैं हम, बी। तो पहले बी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो बी की वैल्यू जो है वो मेरी कितनी आ रही है, 1.2309। तो अगर मैं इसको 2 डेसिमल तक ही रखूँ तो 1.23 नॉर्मल 1.23 मान के चलते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ी डेसिमल पे क्या करना है ले जाके, ठीक है। अब मेरे को बी पता चल गया, बस अब मेरे को ए निकालना है। ए कैसे निकालते हैं, सिग्मा वाई अपॉन में एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन, और यहाँ पे जो है वो बी भी आता है, ठीक है। और इसको बी सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ठीक है। सिग्मा वाई आपको दे रखा है, सिग्मा वाई क्या है 890, ठीक है, 890। एन जो है वो 5 पता था हमें। बी कितना है हमारा, बी मैंने निकाला था ऊपर ना, ये रहा 1.23, ठीक है, 1.23 है ना, यस 1.23, ठीक है। 1.23 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स कितना है मेरा, सिग्मा एक्स ये रहा 129 अपॉन में एन विच इज़ 5। बस इसे सॉल्व करो, 890 अपॉन में 5 तो ये होता है मेरा 178 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1.23 मल्टीप्लाई बाय 129 ये होता है मेरा 158.67 अपॉन में 5। बस इसे सॉल्व करो और बस मेरा आंसर जो है वो बहुत नज़दीक आ चुके हैं, 178 माइनस
158.67 अपॉन में 5 करेंगे तो ये होता है 31.734। बस अब इन दोनों को जो है वो माइनस कर देंगे 178 में से, तो मेरा आंसर आता है 146.266। ठीक है, हमको जो है वो नियरेस्ट होल तक बताना था, तो देखो 146 आ रहा है और 146, ये ऑप्शन जो है वो मेरा सही होगा। हल्का सा बड़ा क्वेश्चन था बट कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, इतना मतलब आपको सब कुछ दे रखा है इस क्वेश्चन में, बताओ आपको कुछ भी नहीं निकालना। ठीक है, बस फॉर्मूले में जो है वो आंसर डालना है और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, बस आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। एल कंपनी वांट्स टू बी एबल टू प्रेडिक्ट देयर ओवरहेड कॉस्ट विद मोर एक्यूरेसी। ठीक है जी, ये प्रेडिक्ट करना चाहते हैं अपनी ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ। तो कंपनी का जो अकाउंटेंट है उसने एनालाइज करी है कॉस्ट पिछले 6 महीने की और परफॉर्म ऑल कैलकुलेशन टू द नियरेस्ट डॉलर्स। ठीक है, तो पॉइंट में ज़्यादा आंसर्स आपको नहीं लाने हैं जनाब। रिग्रेशन एनालिसिस को यूज़ करना है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, साफ सीधा का है रिग्रेशन एनालिसिस, तो आप हाई लो मेथड मत यूज़ करना। ये मत कहना भैया वहाँ पे तो हमारी कैलकुलेशन देखते नहीं, क्योंकि हाई लो मेथड और रिग्रेशन एनालिसिस अगर आप करते हो तो दोनों में थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क आता है, तो फिर बाद में ये ना हो कि दो वैल्यूज़ अलग अलग आ जाए और आपका आंसर जो है वो गलत आ जाए। ठीक है, तो अगर आपको रिग्रेशन एनालिसिस का है तो रिग्रेशन से ही यूज़ करना। फर्दर एनालिसिस में आपको ये वैल्यूज़ जो है वो दे रखी हैं, आपको निकालना क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। वही सेम वाला हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले देखो एन जो है वो देखो, पहली बात तो ये यहाँ पे आपको दे रखा है पास्ट 6 मंथ्स का डाटा है, 6 मंथ्स। ठीक है, तो मेरा एन क्या हो गया 6। ठीक है, और इसके बाद जो है वो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये सब आपको दे ही रखा है, तो बस और क्या ही मेरे को चाहिए। वही बी का फॉर्मूला अगेन जो है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ से कॉपी पेस्ट मार के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही कॉपी पेस्टिंग कर ली है। बी ये वाला जो है वो कॉपी पेस्टिंग का मतलब क्या ही है यार, ऊपर से उठा के यहाँ पे नीचे लिख दिया है, बार बार क्यों नहीं फॉर्मूला लिखे। ठीक है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सब आपको चीज़ें दे रखी हैं। बी हमको निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है हमारी बी। ठीक है, तो बी निकालना है हम लोगों को। इसका मतलब एन जो है वो आपको 6 जो है वो हम देख ही लिया था कि 6 है, और सॉल्व करते हैं इसको। 6 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा एक्स वाई कितना है जी, 209,903 209,903 माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स ये रहा, सिग्मा वाई ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 61.25 मल्टीप्लाई बाई 20430, ये होता है पॉइंट में आ गया जनाब कुछ बड़ा सा आंसर मेरा 1251337.5। ओके, काफ़ी बड़ा सा आंसर आ गया जनाब। ओके ओके ओके, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर ये रहा और एन क्या है हमारा 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय कितना था 630.6 मल्टीप्लाई बाय 630.56, तो ये मेरा आंसर आ रहा है 37। इसको मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सीधा आंसर 3783.36 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा एक्स है मेरा ये वाला। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 61.25 मल्टीप्लाई बाई 61.25, ये होता है मेरा 3751.56। ठीक है, तो ये जो है वो मैंने सॉल्व किया है। अब इसके बाद जो है वो हम आगे चलेंगे, तो यहीं पे देखो इक्वल्स टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 209,903 मल्टीप्लाई बाई 6, ये होता है मेरा 1259418 माइनस 1251337.5। ओके, अपॉन में इन दोनों को माइनस करता हूँ, 3783.36 माइनस 3751.56, ये होता है मेरा 31.8। अब इन दोनों को माइनस करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करने के लिए क्या होगा मेरा 1259418 माइनस 1251337.5, ये मेरा आंसर आता है 8080.5 अपॉन में 31.8 अपॉन में 31.8 विच इज़ मेरा आंसर है 254.10। ठीक है, 254.10 मेरा आंसर आ रहा है। और यहाँ पे जो है वो मेरे को नियरेस्ट डॉलर्स तक बताना था ना, टू द नियरेस्ट डॉलर्स, तो यानी कि 254 जो है मेरा आंसर हो गया। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है मेरी 254। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो है वो कुछ भी नहीं है भाई। देखो हमने जो है वो ऊपर इससे आधे क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से कर लिए हैं। ठीक है, तो जो अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो सब ऐसे हैं कि लाइक मतलब क्या ही बताएं, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा नेक्स्ट वाला है 84।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीजिबल वैल्यू फॉर अ कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब फीजिबल वैल्यू आपको बतानी है कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए जो है वो कौन सी होने वाली है। अब आपको पता है फीजिबल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि लाइक एकदम या तो +1 हो जाए या तो -1 में हो जाए, ठीक है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की अगर आपको बढ़िया वैल्यू बतानी हो तो 0 जो है वो बढ़िया हो जाती है। देखो 0 है, +1 है, -1 है, या तो एकदम पॉजिटिव बहुत बढ़िया भयंकर सा रिलेशन होगा पॉजिटिव वाला, या तो एकदम माइनस वाला होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ही होने वाला है। तो फीजिबल वैल्यू क्या होने वाली है 0, ये एकदम बीच का एरिया होता है, ठीक है। 0 जो है वो यहाँ से +1 आएगा, यहाँ से -1 आएगा, तो बीच की वैल्यू कितनी हो गई 0, ठीक है। क्योंकि अगर आपको इसको मैं ऐसे नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन पे बना के देखो, ये जो होता है 0, ये होता है 1, ये होता है -1, ठीक है। तो 1.2 तो 1 के बाद आएगा, ठीक है। तो फीजिबल एरिया कितना होगा, इतना एरिया जितना ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये वाला एरिया होगा मेरा फीजिबल एरिया। 1.2 तो 1 के बाद आता है, तो ये तो फीजिबल एरिया में नहीं आएगा। -1.2 इधर कहीं आएगा, ये भी इसके एरिया में नहीं आ रहा। -2 भी इसके बाद आएगा, तो इस -1 और 1 के बीच में क्या आ रहा है, खाली 0। तो इसका मतलब 0 जो है वो फीजिबल वैल्यू हमारी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 ग्राफ का क्वेश्चन आ गया। नाइस, वेरी नाइस। ग्राफ के क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा ग्राफ जो है वो बेस्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है प्रोडक्शन लेवल और ओवरहेड कॉस्ट में। ओके, प्रोडक्शन लेवल और ओवरहेड कॉस्ट में कौन सा बढ़िया दिखा रहा है। जितना आप प्रोडक्शन करते हो आपको पता है, जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करते जाओगे उतनी ज़्यादा आपकी ओवरहेड की कॉस्ट भी आने वाली है। मतलब डायरेक्ट रिलेशन होगा, प्रोडक्शन लेवल अगर बढ़ रहा है तो ओवरहेड की कॉस्ट जो है वो बढ़नी चाहिए। तो बेस्ट वाला जो है वो मेरे को ऑप्शन, देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यार जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है वैसे वैसे ओवरहेड, मतलब ओवरहेड बढ़ते जा रहे हैं, प्रोडक्शन कम होते जा रहे हैं। यहाँ पे सही लग रहा है कि प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, ओवरहेड की कॉस्ट भी बढ़ते जा रही है, और ये तो भैया एकदम अलग चीज़ है। तो बी वाला ग्राफ जो है वो बेस्ट लग रहा है, क्योंकि इसमें देखो आपको पता है अगर हम जैसे जैसे प्रोड्यूस करते हैं वैसे वैसे हमारी ओवरहेड की कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो है वो ऑप्शन बेस्ट लग रहा है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है वैसे वैसे ओवरहेड की कॉस्ट भी बढ़ रही है। यानी कि 85 का बी ऑप्शन जो है वो मेरे हिसाब से बेस्ट होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पे आपको कह रहा है व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर फॉर द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो है वो बात चालू हो गई है। तो आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। सबसे पहले आपको अगर ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल याद हो तो हम जो है वो प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा ग्राफ बना के दिखाऊँ, ऐसा सा बनता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे सामने मैंने एक ग्राफ सा बना दिया है ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए। देखो जैसे हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पता है, कोई भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल ऐसे जूम करी जाती है। लाइक पहले जो है वो हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट का स्टेज आता है, ठीक है। रिसर्च और डेवलपमेंट में हम लोग क्या करते हैं, लाइक प्रोडक्ट की जो है वो थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह करते हैं, कैसे प्रोडक्ट होना चाहिए। उसकी डेवलपमेंट फेज़ आती है, जो कि आप लोगों ने अगर F3 पढ़ी है तो उसमें हमने रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी जो है वो देखा था। डेवलपमेंट को कैसे कैपिटलाइज करते हैं, रिसर्च को एक्सपेंस करते हैं, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे देखो पहले रिसर्च और डेवलपमेंट का स्टेज आता है, फिर हमारा प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन की स्टेज में आता है। देखो ये जो है हमारी सेल्स की लाइन है। तो सेल्स की लाइन क्या होती है, देखो स्टार्टिंग में जब हम प्रोडक्ट को रिसर्च कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी सेल्स जो है वो कुछ भी नहीं होने वाली, क्योंकि अभी हम रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमारी सेल जो है वो बढ़नी स्टार्ट होती है। फिर एक स्टेज आती है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ चुका है। अब धीरे धीरे वो ग्रोथ कर रहा होता है कि हाँ भैया मार्केट में आ गया, अभी ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद धीरे धीरे जो है उसकी मैच्योरिटी की स्टेज आ जाती है, जब वो एकदम पीक पे होता है। पीक का मतलब कि यार अब तो यार बहुत अच्छे से प्रोडक्ट जो है वो बिक रहा है, काफ़ी जो है वो पीक पे आ चुका है और सेल्स बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। फिर धीरे धीरे जो है उसका डिक्लाइन आ जाता है कि भैया हाँ चलो डाउनफॉल इसका चालू हो गया। ओके, तो ये बेसिक होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस। और अगर आपको इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम डेवलपमेंट करते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट, या डेवलपमेंट लिखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक ही बात है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इंट्रोडक्शन करते हैं प्रोडक्ट का, यानी कि पहले 4 आएगा फिर 1 आएगा। इसके बाद जैसे इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी ग्रोथ चालू होती है, यानी कि 1 वाला, ठीक है। सॉरी 4 के बाद 5 आएगा ना, 4 5 1, ठीक है। इसके बाद ग्रोथ के बाद एकदम पीक पे पहुंचते हैं, मैच्योरिटी पे, और उसके बाद अगेन डिक्लाइन, ठीक है। 4 5 1 3 2, यानी कि 4 किससे स्टार्ट हो रहा है, इधर से 4, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो मेरा सही होगा, 4 5 1 3 2, ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। इसमें क्या कह रहा है, इन्फ्लेशन इंडेक्स और इंडेक्स नंबर जो है वो कंपनी की सेल के फॉर द लास्ट ईयर आपको दिए गए हैं। सेल्स इंडेक्स और इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया गया, कोई बात नहीं। अब आपको हाउ आर द रियल सेल्स परफॉर्मिंग दैट इज़ एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है।
सबसे पहली बात आपको रियल सेल्स निकालने के लिए देखो, रियल सेल्स का मतलब क्या होता है, जब भी हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके लगा देते हैं ना तो वो रियल सेल्स होता है। मान के चलो मैं जो है वो 2020 में जो है वो कोई प्रोडक्ट सेल करता था 100 रुपये का, लेकिन अब इन्फ्लेशन आ गई है तो मैं 2025 में वही वाला जो है प्रोडक्ट सेल कर देता हूँ 120 का। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस महंगे हो गए हैं, ये है कि इन्फ्लेशन वगैरह जो है वो आ गई है। तो देखना है कि मेरे को आज के टर्म्स में मैं कितने के जो है वो सामान बेच रहा हूँ। अगर वही मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल करके जो इनका दिया है, मतलब क्वेश्चन करके ही बताते हैं। तो अब पहले आपको देखना है कि कितना रियल सेल्स होने वाली है, ठीक है। तो रियल सेल्स के लिए सेल्स कितनी है और इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है, बस इसको सॉल्व करना होता है। तो अगर हम 1 2 3 4 का कर दें क्वार्टर का, यानी कि अगर हम यहाँ पे ही कर देते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व क्वार्टर 1 2 3 4, ठीक है। पहले क्वार्टर 1 का ही कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह वगैरह का दिक्कत आएगी। तो पहले क्वार्टर 1 का है, एक सेकेंड, क्वार्टर 1 109 और इन्फ्लेशन इंडेक्स कितने का है 100 का, यानी कि 109 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो कितना हमारा जो है वो रियल सेल्स हो गई 109 की, ठीक है। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, सेल्स इंडेक्स है डॉलर्स में है ये, और इन्फ्लेशन इंडेक्स है 100 में, ठीक है। तो ये जो है मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इन्फ्लेशन के हिसाब से कि कितनी सेल्स हो रही है मेरी। इसके बाद क्वार्टर 2 को निकालेंगे, ये कितना है 120 अपॉन में 110, 120 अपॉन में 110 मल्टीप्लाई बाय 100, 100, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करें 120 अपॉन में 11 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये मेरा होता है 109.09, ठीक है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ तो 109.109.1, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 109.1। इसके बाद क्वार्टर थ्री में आपको दे रखा है 132 और इन्फ्लेशन इंडेक्स कितने का है 121 का। बस मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है, दोनों को इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि हमारी सेल्स पे इन्फ्लेशन का क्या फ़र्क पड़ता है। तो मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व करो 11 पे जो है वो चला जाएगा, ये 132 अपॉन में 121 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ आपका होता है अगेन वही 109.09, ये आ रहा है तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 109.1 लिख देता हूँ। और क्वार्टर 4 में कितना है मेरा ये जो है वो 145 अपॉन में 133, 145 अपॉन में 133 अगेन मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, 145 मल्टीप्लाई बाय 1/33 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आता है 109.02। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको मेरे को करके 109 ही आ जाएगा राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो ये जो है वो मेरे बेसिकली क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 और 3 में देखो बेसिकली सेम है, क्वार्टर 4 में जो है वो कम हो गया है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि क्या जो है वो होगा, अप्रॉक्सीमेटली जो है वो कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे देखो पहले 109 था, 109 के बाद 109.1 हुआ, 0.1 का फ़र्क आया, इसके बाद वापस सेम रहा, फिर उसके बाद 0.1 से कम हो गया, ठीक है। तो क्वार्टर 1 में था 109 का, ठीक है, क्वार्टर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, और क्वार्टर 2 और 3 में जो है वो सेम रहा। अगर मैं इसको यहाँ इसका कंक्लूजन लिखना चाहूँ तो क्वार्टर 1 में जो था वो 109 का था, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में 109.1 का था, और क्वार्टर 4 में अगेन कितने का हो गया 109 का। तो इसके हिसाब से आप स्टेटमेंट पढ़ो, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट और जो इन्फ्लेशन के साथ जो है वो कीप अप कर रहा है, ठीक है। मतलब हाँ कांस्टेंट ही यार, देखो 0.1 का इतना सा फ़र्क आ रहा है तो मतलब लगभग सेम ही है, देख रहे हो 109 फिर 0.1 का फ़र्क आया, फिर वापस 109 का हो गया, हल्का बीच में शायद हो सकता है क्वार्टर 2 और 3 में इन्फ्लेशन आया हो तो उसकी वजह से 109.1 हो गया हो, फिर वापस अगेन 109 हो गया, तो यस यही मेरे को सही लग रहा है। बाकी आगे बढ़ते हैं, ग्रोइंग स्टेडिली एंड नॉट कीपिंग अप विद इन्फ्लेशन, अरे स्टेडिली तो नहीं बढ़ रहा, 109 से क्या 150 हो गया, क्या 120 हो गया, 109 का 109 ही है, तो बढ़ तो नहीं रहा यार। ग्रोइंग स्टेडिली अगेन नहीं बढ़ रहा है यार, और फॉलिंग स्टेडिली कम भी नहीं हो रहा, मतलब कांस्टेंट ही रह रहा है, तो ये ऑप्शन जो है वो एकदम बेस्ट हो गया है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, 4 ईयर्स अगो मटेरियल एक्स की वैल्यू जो थी वो 5 पर किलोग्राम की थी और उसका प्राइस इंडेक्स जो था वो मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्स, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात जो है वो आपको देखना पड़ता है कि आपको बताया गया है कि पहले 5 साल पहले की कॉस्ट क्या थी, उसका प्राइस इंडेक्स क्या था, और अब उसका सेम इंडेक्स जो है वो अब कितना है। तो इसके हिसाब से आप बता दोगे कि क्या एस्टिमेट होगा कि इसका करंट की कॉस्ट कितनी होगी। पहले उसकी 5 रुपये पर किलोग्राम की थी, अब आज के ज़माने पे जब इन्फ्लेशन वगैरह लग गई तो ऑब्वियस सी बात है, मैं एक चीज़ अगर मैं 2000 का टाइम चल रहा था वो मैं 5 रुपये में बेचता था, तो 2025 में भी वही सेम चीज़ 5 की थोड़े बेचूंगा। तो जितना इन्फ्लेशन लगेगा वो इन्फ्लेशन इंडेक्स लगा के वो जो है वो मेरा कॉस्ट जो भी मेरी कॉस्ट अभी की आएगी वो मैं लगा दूंगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप बेसिकली क्या हो, फार्मूला या फिर कुछ भी बेसिक अगर लॉजिक की बात करें तो देखो पहले मेरी कितनी जैसे कि 4 ईयर्स अगो
4 साल पहले मेरी कॉस्ट कितनी की थी, 5 की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, ओके। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे देखना है आज का इंडेक्स कितना है, ठीक है। सेम इंडेक्स आज कितना है, जो भी अब अगर मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आपको यहाँ पे करंट इंडेक्स आज के टाइम पे कितना जो है वो चल रहा है और पहले कितना था। मटेरियल एक्स का पहले कितने का था, 150 का। तो पहले का प्रीवियस इंडेक्स ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे करके सॉल्व करोगे तो आपको जो है वो करंट कॉस्ट जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। ये बेसिक आप फार्मूला कहो या फिर आप कहो कि बेसिक मैथ्स, ठीक है। अगर आप मैथ्स के हिसाब से भी सोचो, एक चीज़ पहले 5 की थी तो और वो जो था वो 150% था, अब 430% हो गया है। तो उसको निकालने के लिए क्या करोगे, बेसिक अगर आप वो देखो, एक चीज़ पहले 150% थी, अब जो है वो 430% हो गया। तो अब क्या करते हो, 430 अपॉन में 150, बस वही सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। 5 मल्टीप्लाई बाय करंट इंडेक्स जो है वो 430 का हो गया, पहले 150 का ही था। इसको सॉल्व कर दो, 430 अपॉन में 150 मल्टीप्लाई बाई 5, ये होता है मेरा 14.333, ठीक है। तो विच इज़ मेरा सी ऑप्शन जो है वो सही हो गया। यानी कि जो चीज़ 4 साल पहले मैं 5 रुपये की कॉस्ट करती थी और आज वो कितने की कर रही है, 14.33, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। 89th अगेन आपको वही क्वेश्चन आपको दिया गया, फर्दर एनालिसिस जो है वो शोन करता है प्राइस इंडेक्स जो कि एप्लीकेबल है ओवरहेड की कॉस्ट पर। इसमें आपको देना क्या है, बताना क्या है, हाई लो एनालिसिस करना है। वेरी नाइस। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, जून के प्राइस की, जून का प्राइस के लिए वेरिएबल कॉस्ट, ओके। पहली बात तो यार देखो, सबसे पहले अपना हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी और जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। सबसे देखो ओवरहेड कॉस्ट में देखते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट और यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल देखो, सबसे ज़्यादा जो है वो है 3860, ठीक है। सबसे ज़्यादा 3860 ही है ना, इससे बड़ा तो कोई भी नहीं है। और सबसे कम जो है वो 3098, इससे कम नहीं, ठीक है। तो सबसे बिगेस्ट जो है वो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, 3860, और सबसे कम जो है वो 3098 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे मैं जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पे पहुंच जाता हूँ निकालने के लिए। तो 3860 वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। पहले 3860, और ये देखो मेरे को निकालनी है वेरिएबल कॉस्ट किसकी, जून के प्राइस की, जून के प्राइस की निकालनी है। लेकिन पहले मेरे को हाईलो मेथड भी तो निकालना पड़ेगा ना यार, तो पहले मैं हाईलो मेथड लगाऊँ, ओके। और एक और बड़ी बात, यहाँ पर इंडेक्स देख रहे हो, आपको प्राइस का इंडेक्स भी दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको जो है वो इसको एडजस्ट भी करना है, ठीक है। बिना एडजस्ट करे हम इसका काम नहीं चला सकते हैं। इसका मतलब जो चीज़ मेरे को 3860 की पड़ती थी, लेकिन अब उसमें इंडेक्स लग गया है, यानी कि थोड़ी इन्फ्लेशन लग गई है, तो जो चीज़ 3860 की थी अब वो 102% हो गई है। अगर कोई चीज़ मान के चलो पहले 100 की थी, अब वो 102% हो गई है, तो इसका मतलब वही 100 वाली चीज़ अब कितने में बिक रही है, 102 में। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है, यहाँ पे 3860 की कॉस्ट है, बट इंडेक्स जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 102, तो मेरे को 3860 को बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। 3860 अभी 102% हो गया, यानी कि 102। अगर और टोटल कितना था मेरे पास, यहाँ पे जून के हिसाब से बताना था, जून में कितनी चल रही है, 106 की इन्फ्लेशन। अब देखो यहाँ पे 102 है, मैंने आपको क्या बताया था ऊपर, अगर करंट की कॉस्ट निकाल ली हो, मेरे को कितनी निकालनी है, जून की, ठीक है। तो जून में मेरा कितना चल रहा है करंट, ठीक है। तो करंट जून में मेरा कितना चल रहा है, 106, और पहले का कितना था, पहले का निकालने के लिए देखो, पहले का मेरे को दे रखा है मार्च का 102, यानी कि यहाँ पे 106 आएगा, क्योंकि मेरे को जून का निकालना है। आराम से समझो होले से, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अच्छे से समझोगे तो हो जाएगा। 3860 ओवरहेड की कॉस्ट थी, मेरे को इंडेक्स में जो है वो इसमें एडजस्ट करना था। तो मेरे को निकालने किसके, देखो मेरे को जून के प्राइसेस निकालने हैं, ठीक है। तो आप इसको एग्जाम्पल के तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि अभी फ़िलहाल एक चीज़ जून में बिक रही है 106 रुपये की, और मार्च में वही चीज़ बिक रही थी 102 रुपये की, लेकिन मेरे को निकालनी किसके हिसाब से, 106 रुपये के हिसाब से। तो मैं ये वाली कॉस्ट भी 106 रुपये के हिसाब से ही जो है वो इंडेक्स लेके चलूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली कॉस्ट जो है वो 106% हो जाएगी, यानी कि 106, और अभी कितने चल रहा है, 102, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। तो ये वाली कॉस्ट निकालूंगा मैं, 3860 मल्टीप्लाई 106 अपॉन 102, विच इज़ 4011.37, ठीक है। ये वाली कॉस्ट आ गई मेरी। तो अब मैं ये वाली कॉस्ट जो है ये यूज़ करूँगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ क्लियर है। अब ये वाली कॉस्ट के लिए अगेन 104 इंडेक्स चल रहा है, और जून के लिए भी निकालना है तो 106। तो बस कुछ भी नहीं करना, इसकी जगह मैं जो है वो कर दूंगा ये वाला अमाउंट, 3098 मल्टीप्लाई बाय 106 अपॉन 104। इसको सॉल्व करते हैं, 3098 मल्टीप्लाई बाय 106 अपॉन में 104, विच इज़ आपका होता है 3157.57, ठीक है।
ये जो है वो मेरा आंसर आ गया। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ तो ये 5.8 बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो मेरे दो ओवरहेड की कॉस्ट आ गई और प्रोडक्शन लेवल तो ये 12.9 ही रहेंगे, ये जो है वो इंडेक्स से चेंज नहीं होते। आई होप आपको चीज़ क्लियर है, और नहीं है यार तो मैं कहूँगा एक बार ही रिवाइंड कर लो, ठीक है। ये वाली चीज़ समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे को जून के प्राइस निकालनी है, ठीक है, और अभी करंट 102 चल रहे हैं। तो मैंने आपको ऊपर फार्मूला बताया था, वैसे ही जो है वो हम ये वाली चीज़ सॉल्व कर लेंगे। अगर मान लो जून की जगह मेरे को मई के निकालने होते तो मैं यहाँ पे 106 की जगह 105 लिख देता, ठीक है। आई होप आपको जो है वो चीज़ क्लियर होगी। आगे चलते हैं फिर। अब हाई लो एनालिसिस कर लेते हैं यार, अब काफ़ी एनालिसिस करनी पड़ रही है हमें। तो ये 3860 जो मैं लिख रहा था वो मैं नहीं लिखूँगा, क्योंकि आपको पता है अब हमें क्या लिखना है, ठीक है। तो इसकी जगह जो है वो 4011.37 4011.37 माइनस 3157.58 3157.58। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है यार, देखो मैं सही बताऊँ तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहे हैं। हमको लगता था कि एक चीज़ जो है वो 3860 की है, ठीक है, लेकिन अब आपको पता है एक चीज़ जो पुराने समय में हमने कम की खरीदी होगी, आगे इन्फ्लेशन लग गई है तो वही चीज़ महंगी की मिलेगी। तो मैं आज के हिसाब से देखना है कि आज के हिसाब से उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, और 12 माइनस 9 हो जाएगा। 12 माइनस 9 वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। 4011.37 माइनस 3157.58 अपॉन में 12 माइनस 9 विच इज़ 3। तो ये मेरा आंसर आता है 284.59। अगर मैं इसको कहूँ तो 284.6 राउंड ऑफ करके, बट हमें क्या नियरेस्ट में बताना है, ठीक है। तो हमें कुछ जो है वो बता नहीं रखा है, तो मैं नॉर्मल यहाँ पे लिख दूँगा 284, ओके। आई होप आपको जो है वो चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगी। मेरा वेरिएबल कॉस्ट इतनी आ गई 284, नहीं आई तो यार मैं एक बारी बता रहा हूँ कि एक बारी रिवाइंड कर लो, क्योंकि ये चीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकती है पेपर में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्सेशन जो है वो ये सब चीज़ें कैसे करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो अगले दो क्वेश्चन जो है वो इसी के बेसिस पे आएंगे। फॉलोइंग डाटा आर टू बी यूज फॉर द नेक्स्ट टू क्वेश्चन, ठीक है। द मैनेजर ऑफ द केटरिंग डिवीजन का जो मैनेजर है ऑफ अ हॉस्पिटल, उसको वो ऐसा विश कर रहा है कि एक इंडेक्स नंबर की सीरीज़ बनाई जाए ताकि जो भी फूड प्राइसेस में चेंज है उसको मेजर किया जा सके। एज एन एक्सपेरिमेंट उसने जो है वो चूज़ किए हैं 4 आइटम्स एक जनरल यूज़ में, जो कि समराइज़ किए गए हैं। फ्लोर, एग, मिल्क, पोटैटोज़, ठीक है। अब अगेन आपको प्राइस और क्वांटिटीज़ जो है वो दे रखी हैं। सबसे पहली बात क्वेश्चन पढ़ लो, वेटेड प्राइस इंडेक्स निकालना है आपको 4 प्रोडक्ट्स का, और दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या निकालना है, वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स, ठीक है। बेसिक अगर मैं आपको बताऊं तो फॉर्मूले दिए होते हैं, ठीक है। फॉर्मूले लगाओ, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। वेटेड प्राइस इंडेक्स निकालना है, वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है, ये चारों प्रोडक्ट्स का। और 2011 जो है वो बेस ईयर लेना है। बेस ईयर का मतलब होता है जब से मतलब आपने स्टार्ट करा है कंपेयर करना, या फिर जब से आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है। तो 2011 2012 ये हमारा करंट होगा, ये प्रीवियस होगा, ठीक है। ये करंट होगा, ये प्रीवियस होगा, या फिर बेस ईयर होगा। तो पहले जो है वो हम प्राइस इंडेक्स निकाल लेते हैं। अब देखो इसको निकालने के ना पहली बात तो एक फार्मूला भी है, ठीक है। फार्मूले से भी आप कर सकते हो, बाकी एक आपको प्राइस इंडेक्स निकालना है वो भी आप उससे कर सकते हो, ठीक है। और मैं प्रेफर क्या करूँगा कि यार देखो फार्मूला वाला तो यार आप लोग मतलब फार्मूले में लगाओ डाल के कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार एक बढ़िया तरीके से आपको प्राइस इंडेक्स भी तो निकालना है। अब देखो वो निकालने के लिए आपको बस लॉजिक लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। पहली बात देखो हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या है, वेटेड प्राइस इंडेक्स। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स, ठीक है। अगर आपसे देखो कभी भी प्राइस इंडेक्स पूछा जाए, जैसे कि ये प्राइस इंडेक्स पूछा गया, तो आपको प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए ना, अगर वेटेड प्राइस इंडेक्स पूछा गया तो पहले आपको पता होना चाहिए प्राइस इंडेक्स क्या है, पीआई, यानी कि प्राइस इंडेक्स क्या है। क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे हमें इंडेक्स दे रखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, देखो ये इंडेक्स है ना कि कितना हिसाब से चल रहा है, 100 101 102, बट यहाँ पे तो आपको कोई प्राइस इंडेक्स दे ही नहीं रखा है, तो पहले मेरे को वो निकालना पड़ेगा। तो आप जब भी ऐसा कुछ करना हो ना, तो आप बस मैं आपको एक ही जो है वो सजेशन दूंगा, मतलब सजेशन क्या दूंगा, ऐसे वाले क्वेश्चन करने कैसे हैं। वेटेड प्राइस इंडेक्स निकालने का आपका है 2012 का, ठीक है, और 2011 आपका बेस ईयर है। तो आप पहले प्राइस इंडेक्स निकाल लो, पहले प्राइस इंडेक्स निकाल ले। देखो प्राइस इंडेक्स को सॉल्व करने के लिए यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, काफ़ी जगह यहाँ पे प्राइस इंडेक्स मैं निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है मेरा 90, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 प्राइस इंडेक्स। देखो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, पहले आ रहा है मेरा फ्लोर, ठीक है, फ्लोर, ठीक है। अब मेरे को प्राइस इंडेक्स निकालना कैसे, ये देख लो। करंट में क्या चल रहा है 0.3, पहले क्या था 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। वापस सुनो क्या कहा, करंट में क्या चल रहा है, करंट ईयर अपॉन में प्रीवियस ईयर, या फिर आप इसको बेस ईयर कहोगे, ठीक है। बेस ईयर में कितना चल रहा था, अभी तो हमारा पिछला साल ही बेस ईयर है, लेकिन कभी हो सकता है कि कोई और आपको बेस ईयर दिया हो तो आपको वो लेना है, ठीक है। तो फिलहाल में कितना चल रहा है और पहले कितना था, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो बेसिकली इंडेक्स है क्या,
कि अभी आपका प्राइस कितना है, पहले कितना था और दोनों में चेंज कितना है, यही तो आपको बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताने के लिए आपको क्या करना है, करंट में कितना है, पहले कितना था, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब देखो फिलहाल के लिए मेरा प्राइस कितना चल रहा है, 0.3। प्राइस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्राइस की ये बात याद रखना, कोई क्वांटिटी देख लो, क्योंकि अभी हम वेटेड प्राइस इंडेक्स निकालना है, तो मेरे को प्राइस इंडेक्स निकालना पड़ेगा पहले उसके लिए। तो अभी 0.3 और 0.25, तो चेंज कितना है, 0.3 अपॉन में 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ आपका होता है 0.3 अपॉन में 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ आपका होता है 120। मैंने फ्लोर का प्राइस इंडेक्स निकाला, अब मेरे को निकालना है एक्स का भी निकाल लेते हैं। बस सेम चीज़ आपको प्रोसेस जो है वो दोबारा रिपीट करना है। 1.25 पहले था 1, ठीक है, 1.25 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये तो आपको उससे आप सब दिख रहा है 125 होगा। ठीक है, आगे जो है वो था हमारा मिल्क का क्या था, 0.3 0.25, अभी 0.35 है, पहले 0.3 था, 0.35 अपॉन में 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना होगा 0.35 अपॉन में 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है 116.66, तो इसको 116.67, ठीक है, ऐसे मैं लिख लेता हूँ। और इसके बाद हम लोगों को 0.06 और 0.05, ठीक है, तो ये क्या था हमारा पोटैटोज़, ठीक है, पोटैटोज़ कितने के थे हमारे, अभी 0.06 और पहले थे 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना आएगा मेरा 0.06 अपॉन 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है हमारा 120 अगेन। ठीक है, तो आई होप आपको जो है वो चीज़ें क्लियर है। मैंने क्या निकाला है, प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब मैं इसको प्राइस इंडेक्स को एक बॉक्स में यहाँ पे बनाना प्रेफर करूँगा अच्छी तरीके से। ठीक है, प्राइस इंडेक्स मेरा कितना आया है पहले का 120 125 120 125 116.67 अगेन लास्ट में 120। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया प्राइस इंडेक्स। इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, प्राइस इंडेक्स तो आपने निकाल दिया, अब आपको क्या लेना है, क्वांटिटीज़। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्वांटिटीज़ को देखना है, और क्वांटिटीज़ आप कौन सी देखोगे, करंट ईयर की। करंट ईयर कौन सा है हमारा 2012। ठीक है, अभी तक देखो मैं कर क्या रहा हूँ, आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप हमने देखा है। मेरे को निकालना है वेटेड प्राइस इंडेक्स। ठीक है, वेटेड प्राइस इंडेक्स के लिए मैंने प्राइस इंडेक्स निकाला। प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए जो करंट में है और जो बेस में है दोनों को डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100, करंट अपॉन में बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे मैंने सबके प्राइस इंडेक्स निकाल लिए। अब मेरे को क्या करना है, जो करंट ईयर की क्वांटिटीज़ हैं, करंट ईयर की ये वाली क्वांटिटीज़ हैं 10,000 और 5,000, 10,000 10,000। ठीक है, तो आप इस वाली जो है उसको नहीं जो है वो सी करोगे, क्योंकि देखो सबसे पहली बात हमारे को ये देखो कि आप लोगों ने हमने ये 2012 वाला करंट ईयर वाला क्यों नहीं लिया। ये देख रहे हो, ये क्वेश्चन में ही साफ साफ लिखा है, ये रहा, यूजिंग द 2011 सेल्स क्वांटिटीज़ एज वेट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में ही मेरे को कह रहा है कि मेरे को ये वाली क्वांटिटीज़ यूज़ करनी है भाई, मैं करंट ईयर की क्यों करूँगा। ठीक है, अगर मेरे को कुछ नहीं कहा होता तो फिर मैं देखता ही वाली क्वांटिटी यूज़ करने का, बट क्वेश्चन में मेरे को मेंशन है कि मेरे को पिछले साल की क्वांटिटीज़ को वेट्स की तरह यूज़ करना है, तो मैं पिछले साल की क्वांटिटीज़ लूँगा, लेकिन प्राइस जो है वो मैं करंट ईयर का ही करूँगा। ठीक है, तो मैंने प्राइस इंडेक्स निकाल लिया था। अब क्वांटिटीज़, ठीक है, पिछले साल की कितनी थी, 8 4 10 6। ठीक है, 8,000 4,000 10,000 और 6,000। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, हो गया हमारा काम ख़त्म, यस खेल ख़त्म। क्या करना है, पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 8,000 को 120 से करोगे, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 120, ये आपको होता है 960,000। 125 को 4,000 से करोगे, ये होता है 500,000। ठीक है, और इसके बाद आप लोग करोगे हमारा 116.67 को इससे करोगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 116.67 मल्टीप्लाई बाय 10,000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 1166700। ठीक है, और 120 को 6,000 से करोगे तो कितना आंसर आएगा, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 120 विच इज़ 720,000। ठीक है, आई होप आपको जो है वो चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर होंगी, है ना। तो ये जो है वो हमने सब सॉल्व कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो है वो आपका टोटल, ये जो आपने निकाला था ना क्वांटिटीज़ का, इसका टोटल कर दो। 8,000 4,000 10,000 6,000, 8 और 4 12, 12 और 10 22, 22 और 6 28, तो ये टोटल हो गया 28,000 का। और इन सब का टोटल कर दो 960,000 अपॉन में सॉरी प्लस 500,000 प्लस 1166700 प्लस 7,20,000, तो ये मेरा कुछ बनता है 3346,700। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड कराओगे तो क्या आंसर आएगा आपका 3346,700 अपॉन में 28,000।
ठीक है। ये देखो अभी आपको लग रहा होगा कि भैया बहुत बड़ा मेथड है यार, मत कराओ, फॉर्मूले करा दो। मैं कहूँगा भैया ये वाला करो, क्योंकि अभी मैं आपको वो समझा रहा हूँ, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट देखो ये प्राइस इंडेक्स निकालना कोई बड़ी बात है यार। मेरे को करंट का दिया हुआ है, प्रीवियस का दिया हुआ है, बस मेरे को दोनों को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 100 करना है, प्राइस इंडेक्स निकल जाएंगे। प्राइस इंडेक्स निकाल के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को प्लस कर दो, है ना। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें तो अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं अपॉन में 28,000, तो ये मेरा आंसर आता है 119.525, ठीक है। ये जो है वो मेरा आंसर आ रहा है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो 119.5 जो है वो मेरा राउंड ऑफ करके आ जाएगा, ठीक है। तो और मैं यहाँ पे लिख दूंगा 119.5, और देखो 119.5 यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ ऑप्शन में। सबसे क्लोजेस्ट उससे कौन सा है 119.6, तो मैं इसको सही कर दूंगा। और एक और बात, अगर आप लोग बुक में इसका सोल्यूशन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको सीधा 119.6 दिया होगा, ठीक है। तो उसको देख के घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उनका आंसर कैसे आया हुआ है मैं आपको अगर बताऊँ तो जैसे आपको ये देख रहे हो मेरा प्राइस इंडेक्स यहाँ पे कितना आया था 116.67, ठीक है। लेकिन उन्होंने प्राइस इंडेक्स यहाँ पे क्या लिया होगा 117, और 117 क्यों लिया होगा भैया, उन्होंने यार पॉइंट्स वगैरह का फ़र्क ही नहीं किया। उन्होंने क्या करा, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, ये देख रहे हो 0.35 अपॉन में 0.3 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 116.67, इन्होंने सीधे इसको 117 ले लिया, ओके। इसीलिए जो है वो इनका आंसर सीधा 119 पॉइंट जो है वो 6 आ गया, और हमारा 119.5 आ गया। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको देखो ऑप्शन में ना कभी भी ऐसा नहीं होगा, जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे तो अगर इन्होंने कुछ भी एज्यूम करके, जैसे उन्होंने वो जो डेसिमल था वो नहीं लिया हुआ, हमने डेसिमल लिया, तो अब उनको थोड़ा पता है बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ऑप्शन में ना कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा 119.5 और 119.6, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। तो अब आपको पता है आपका आंसर 119.5 आ रहा है और आंसर में 119.6 है, तो डेसिमल में थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, तो आप 119.6 पे टिक लगा के आना। देखो है तो 1.9 भी, लेकिन ये 3 पॉइंट का फ़र्क आ गया। तो वो ऑप्शन ऐसे ही बनाते हैं कि अगर बच्चों के ज़्यादा आंसर आ सकते हैं तो वही आंसर आए कि जो आसपास ही है, ठीक है। तो कोई घबराने की बात इसमें नहीं है। बाकी आप लोग और सॉल्व करना। अगर आपको लगता है कि यार ऐसे सारे डेसिमल वाले जो हैं वो ऐसे पॉइंट से हटा के सीधा जो है वो राउंड ऑफ करके लिख दे रहे हैं, तो आप उसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो। बट जैसा है भाई वैसे ही कर लो, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं आने वाली, क्योंकि ऑप्शंस वैसे ही बनते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं 91। इसमें वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है और आपको यूज़ करना है 2011 के सेल्स रिवेन्यू एज वेट्स, 2011 के सेल्स रिवेन्यू, यानी कि आपको अब आपका वो देखो जो सेम यहाँ पे प्रोसेस दोहराया था, अब आपको यहाँ पे क्वांटिटीज़ के लिए करना है। क्वांटिटीज़ के लिए करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना, क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है ना। तो अब आपको इन दोनों को डिवाइड करना है, करंट का ये बेस ईयर का ये मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, जैसे कि आपको मैंने प्राइस का बता दिया, तो क्वांटिटी इंडेक्स का मैं फटाफट से निकाल के दे देता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी इंडेक्स को जो है वो निकाल दिया फटाफट से। देखो 125 125 100 ये कैसे आया, अगर 10,000 को अपॉन में 8,000 करोगे तो 125 आ गया मल्टीप्लाई बाय 100 करके, 5,000 अपॉन 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये सब आ गया। आप देखो यहाँ पे मैंने 167 इस बार ही ले लिया, मैंने पॉइंट में जो है वो आंसर नहीं लिया है। ये मेरा आ रहा था 166.67, तो मैंने इसको अब राउंड ऑफ करके 167 ही ले लिया। ये मेरा आ जाएगा क्वांटिटी इंडेक्स, ठीक है। बस दोनों को डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको सोचने वाली बात यह है, देखो आपको जो है वो अगर इधर देखा जाए, हमको यहाँ पे बात करनी थी किसकी, हमें जो है वो 2011 को बेस ईयर लेना था और यूजिंग सेल्स क्वांटिटीज़, सेल्स की क्वांटिटीज़। देखो क्वेश्चन में कहा सेल्स की क्वांटिटी को वेट्स लेना है, लेकिन अगले क्वेश्चन में मेरे को क्या कह रहा है, मेरे को किसको वेट लेना है, सेल रिवेन्यू को। रिवेन्यू का मतलब आप समझते हो, रिवेन्यू कब आता है हमारा, जब अगर हमारी कोई क्वांटिटी है, मान के चलो मेरे को 2 यूनिट्स बेचने हैं और 1 यूनिट का प्राइस है 10 रुपये, तो 2 यूनिट कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20, 2 यूनिट 20 रुपये के हो गए, ठीक है। तो रिवेन्यू ऐसे निकलता है। तो सेल्स रिवेन्यू का मेरे को वेट लेना है, तो इसका मतलब अब मेरे को यहाँ पे सेल्स की रिवेन्यू भी निकालनी पड़ेगी। और सेल्स की रिवेन्यू कैसे निकलेगी यार, मेरे को पहले तो कौन से साल का सेल्स की रिवेन्यू निकालनी है, देखो 2011 की, ओके 2011 की मेरे को सेल्स रिवेन्यू लेके चलनी है वेट्स की। और सेल्स रिवेन्यू कैसे निकालते हैं, जितना प्राइस होगा और क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करो तो सेल्स का रिवेन्यू आ जाता है ना। और 2011 की बात करनी है मेरे को, तो 2011 में प्राइस कितना चल रहा था यार, देखो 2011 में ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ। तो 2011 की हमें सेल्स रिवेन्यू लेनी है। अब सेल्स रिवेन्यू आपको पता है प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये देख रहे हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाऊँ और देखो
2011 का प्राइस कितना का था? 0.25, 1, 0.3, 0.5 और क्वांटिटीज़ कितनी थी? 8,000, 4,000, 10,000, 6,000। तो ऑब्वियसली बात है सेल्स रेवेन्यू कैसे निकालूंगा? एक यूनिट जो है वो 0.25 का है और मैंने कितने बेचे हैं? 8,000। तो सेल्स कितनी आएगी? दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 0.25 को 8,000 से, 1 को 4,000 से, 0.3 को 10,000 से, 0.05 को 6,000 से। तो मेरा रेवेन्यू कितना आ गया यहाँ पे? रेवेन्यू 0.25 को अगर 8,000 से करेंगे तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 8,000, ये मेरा आता है 2,000, ठीक है। और एक को 4,000 से करोगे तो सीधा सीधा 4,000, 0.30 को 10,000 से करोगे सीधा सीधा 3,000। और इसके बाद क्या था हमारा? 0.05 को अगर 6,000 से करोगे 0.05 इंटू 6,000 आई गेस 300, ठीक है। तो ये जो है वो 300 आ जाएगा। ये मेरा रेवेन्यू निकल गया, बस मुझे कुछ भी नहीं करना। जैसा क्वेश्चन क्या है मैं वैसे ही कर रहा हूँ। मैंने क्वांटिटी इंडेक्स निकाला, क्वांटिटी जब वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स निकालना था, प्राइस इंडेक्स में मैंने वेटेड प्राइस इंडेक्स निकाल लिया था, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करा और इसका टोटल कर लेना और जहाँ पे ये आएगा वो टोटल कर देना, बाद में डिवाइड कर देंगे दोनों को। तो 125 मल्टीप्लाई बाई 2,000 ये होता है 250,000, 4,000 और 125,000 अगेन 500,000, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 100 ये होता है 300,000, 300 मल्टीप्लाई बाय 167 ये होता है 50,100, ठीक है। अब आप इसको टोटल करो, इसको टोटल करो, दोनों को डिवाइड कर देना। 250 प्लस 500 प्लस 300 विच होता है 1050, ठीक है। 1050 प्लस 50100, ये मेरा आंसर आता है 1100, 100, ठीक है। 1100 अगर मैं इसको ऐसे लगाऊँ, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा 100 के बाद, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करना है, ये मल्टीप्लाई को देखो, बस इसको देखो, 2 4 2 और 4 6 6 और 3 9 और 9 प्लस 3 9,300, ओके। अब वेटेड अगर मेरे को निकालना है, वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स WQI, वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स, दोनों को डिवाइड कर देंगे 100 प्लस 100 अपॉन में 9,300, ठीक है। तो क्या आएगा मेरा आंसर? 118.29। अगर मैं इसको राउंड अप करूँ तो क्या बनेगा? 118.3, ठीक है। तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 118.3, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो मेरा सही हो गया, ठीक है। ऐसे जो है वो वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स और वेटेड प्राइस इंडेक्स के जो है वो आपको क्वेश्चन करने हैं। ये देखो जो मैंने रेवेन्यू निकाला, क्यों निकाला? क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया था 2011 का सेल्स रेवेन्यू को वेट की तरह यूज़ करो, और यहाँ पे मेरे को कहा गया था कि यार सेल्स क्वांटिटीज़ को वेट की तरह करो और 2011 की। जैसा मेरे को कहा मैंने वैसे कर दिया, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। इसमें अब बताया अगले दो क्वेश्चन जो हैं वो सेम आने वाले हैं 92 93 के। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि अभी तक हमने ऐसे वाले क्वेश्चन इस एग्ज़ाम किट में नहीं करे हैं, तो करते हैं यार। इसमें आपको क्या कहा गया है? कंपनी इज़ प्रिपेयरिंग इट्स फोरकास्ट सेल्स इन्फॉर्मेशन फॉर द करेंट ईयर। एक्चुअल सेल्स इन्फॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट 9 मंथ्स करेंट ईयर की जो है वो आपको दे रखी है। आपको बताना क्या है? सेल्स वॉल्यूम का ट्रेंड क्या होगा? आइडेंटिफाई यूजिंग अ 5 पॉइंट मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कितनी है? 5 पॉइंट की, ठीक है। और मंथली ट्रेंड क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। काफ़ी आसान है, चलो करते हैं इसको। तो इसका यहाँ पे देखो, नए पेज पे हम लोग जो है वो एक बढ़िया सा टेबल क्या कहेंगे, यहीं पे सब जो है वो बनाते हैं, ठीक है। इसकी थोड़ी सी नॉलेज भी आपको मिलेगी क्योंकि ये टाइम से ये सब ट्रेंड वेंड ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। यहाँ तक जो है वो मैंने ये सारे मंथ लिख दिए। भैया राइटिंग को इग्नोर कर मारना, ठीक है, क्योंकि आती ही नहीं है भाई इसमें राइटिंग अच्छी, मैं क्या करूँ। राइटिंग वैसे मेरी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। बाकी ओके है। ये हमारे जो है वो मंथ्स हो गए, ठीक है। इसके बाद हमारे को जो है वो सेल्स वॉल्यूम जो है वो क्वेश्चन में दे रखे हैं, आपको ये देख रहे हो सेल्स वॉल्यूम कि कितनी सेल्स, हम कितनी यूनिट जो है वो सेल करते हैं हर महीने। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको फटाफट से जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर जो है वो सारी सेल्स की वॉल्यूम जो है वो लिख ली है यहाँ पे, सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जनवरी में इतनी सेल्स यूनिट जो है वो यूनिट्स जो है वो मैं बेचता हूँ,
ठीक है। इसके बाद जो है वो मेरे को क्या निकालना है, देखो सबसे पहली बात मेरे को क्वेश्चन नंबर 92 में कहा क्या है, मंथली ट्रेंड क्या है। मंथली ट्रेंड का मतलब ये होता है कि लाइक आपको क्या लगता है कि आपकी जो सेल्स जो है वो आप कितने हिसाब से जो है वो बढ़ती जा रही है आने वाले टाइम में। जैसे आप एक टाइम पे एक महीने में 5,000 बेचते हो, अगले में 10,000 बेच लेते हो, फिर 15,000 बेच लेते हो, इसका मतलब आपकी हर महीने जो है 5,000 से सेल्स की ट्रेंड है, या हर महीने 5 साल से बढ़ाते हो, वैसे ही करना है। बस इसमें एक ये चीज़ समझने वाली होती है कि यार ये 5 पॉइंट मूविंग एवरेज क्या है, ये देख रहे हो 5 पॉइंट मूविंग एवरेज, इसका मतलब क्या होता है यार। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहली बात 5 पॉइंट मूविंग एवरेज का मतलब ये हो गया कि आपको देखो कितना जो है वो डाटा दे रखा है। ये देखो डाटा है 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, इसका एवरेज निकालना पड़ता है। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने आप जैसे 5 का निकालना है तो 5 को पहले टोटल कर लो, ठीक है। ये सबको टोटल करा 160 100 तक का, ठीक है। इन सबको टोटल करो, जैसे कि 172 100 प्लस 149 600 प्लस 165 800 प्लस 182 600 प्लस 160 100, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आता है 830200। इन सब का मैंने टोटल करा अपॉन में जितने भी नंबर हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट का ही निकालना है, 5 ही होंगे ऑब्वियसली, तो अपॉन में 5 कर दिया, तो इसका एवरेज निकल के आता है मेरा 166040, ठीक है। तो मैंने इसका क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। ऐसे ही मेरे को जो है वो सारे के एवरेज निकालने पड़ते हैं। जैसे कि अब मैंने इन पाँचों का एवरेज निकाला, अब ये जो है वो एवरेज कैसे प्लॉट करते हैं वो देख लो। मैंने इन पाँचों का एवरेज निकाला 16040, किसका किसका निकाला, ये देखो। इसको अगर मैं हटाऊँ, एक तो मैंने किया है जनवरी का, फेब का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, ये 5 महीने का करा है। एवरेज का मतलब क्या होता है, जो चीज़ सबको मिला के एवरेज आ जाती है कि हर चीज़ में लगभग इतनी जो है वो सेल्स करेंगे, ठीक है। तो एवरेज 5 का है, तो अब 5 का बीच कैसे आएगा, जैसे अगर मान के चलो 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, ठीक है। तो इनमें से सेंटर कौन सा पड़ेगा, ये दोनों ऊपर हैं, ये दोनों नीचे हैं, तो ये बीच में वाला सेंटर पड़ गया, है ना। ऐसे ही तो सेंटर निकालते हैं यार, कौन सा पता है अब कि हमारा सेंटर कौन सा है। अगर आपको सेंटर नहीं निकालना तो देखो ऐसे कर सकते हो, टोटल कितने हैं 5 पॉइंट का मूविंग एवरेज है, ठीक है। और अपॉन में आप कर दो 2, तो 5/2 कितना होता है 2.5। अब 0.5 को राउंड ऑफ करोगे तो कितना बनता है 3। तो इसका मतलब 5 में से कौन सा सेंटर पड़ेगा आपका, थर्ड वाला, यानी कि ये वाला मार्च, ठीक है। अब आपको ये जो है वो सेंटर निकालना आ गया कि सेंटर जो है वो कैसे निकालते हैं। तो ये वाला जो एवरेज वाला ये चीज़ निकाली है ना, वो इस तरफ आ जाएगी। तो ये क्या होगा हमारा ट्रेंड, कि हमारी इस महीने जो है वो कितनी सेल जो है वो सेल हो सकती है, ऐसा फ्यूचर फोरकास्टिंग हम कर रहे हैं। तो इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ, अब मैंने जो है वो जो निकाल लिया थर्ड जो है मेरा सेंटर, ऐसा आप सेंटर निकाल सकते हो, ठीक है। 2.5 को राउंड ऑफ करा थर्ड, तो इसका मतलब जनवरी फरवरी मार्च, मार्च थर्ड पे आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा जो है वो इतनी सेल्स मैं कितनी करूँगा मार्च में 166040। गॉट इट। ये वाला जो है वो मेरे को सेम चीज़ करनी है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और करके बताता हूँ, फिर बाकी जो है वो मैं आगे अपने आप सॉल्व कर दूंगा। फिर पॉज करिए, क्योंकि इतना सारा आप देखो निकालनी तो एवरेज ही है, ठीक है। अब वो वीडियो ऑन करूँगा तो बेमतलब पे लंबी बनेगी, इससे बढ़िया बाद में। बट एक हाँ एक इसके बाद जो है वो और कर लेते हैं। जैसे अभी हमने निकाला है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई का, इतने का एवरेज निकाल लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर लूँ, इसके बाद जनवरी का तो मैंने निकाल लिया, अब इसके बाद इसके नीचे के एवरेज निकालता हूँ। अब फेबररी, एक सेकेंड, फेबररी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून का निकालता हूँ, ठीक है। जनवरी से मई का निकाल लिया, अब फरवरी से जून तक का निकालना है। फिर इसके बाद क्या करूँगा, मार्च से जुलाई तक का, फिर अप्रैल से अगस्त तक का, ऐसे, ठीक है। तो अब मेरे को क्या एक और, हम अगर आप ऑन स्क्रीन जो है वो निकालना चाहे तो देखो फेबररी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। इतने तक का निकालेंगे। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले सबका टोटल कर लो। 149 600 प्लस 165 800 प्लस 182 600 प्लस 160 100 प्लस 197 100। तो ये मेरा टोटल होता है 855200। अपॉन में मैं कितना लिखूँगा, 5 पॉइंट का एवरेज ले रहा, तो ऑब्वियसली 5 ही लिखेंगे। तो अपॉन में 5 विच इज़ मेरा होता है 171040। अब आप देखो ये 171040 निकल गया। अब इसको मैं कहाँ पे प्लेस करूँगा, ठीक है। ये ट्रेंड आ गया, ये मैं क्या निकाल रहा हूँ ट्रेंड, कि ये कितनी में सेल हो सकती है। अब ऑब्वियस सी बात है यार, देखो 5 पॉइंट का एवरेज निकाल रहे थे, ठीक है। अब लेकिन अब मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा, यहाँ से 5 पॉइंट का एवरेज निकाल रहा था, 5/2 तो 2.5 आया था। इसका मतलब तीसरी वाली प्लेस पे, तो इधर से तीसरा कौन सा है, 1 2 3, तो मैंने मार्च के आगे ये लिख दिया था। लेकिन अब मैं फरवरी से जून तक का कर रहा हूँ, यहाँ से फरवरी से, ये फेब से यहाँ से जून तक का, तो मैं यहाँ से थर्ड वाला यूनिट लूँगा, तो फरवरी, मार्च और अप्रैल। इसका मतलब ये वाला ट्रेंड किसका है, मेरा अप्रैल का, 171040। ओके, गॉट इट।
आई होप आपको चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ऐसे ही मैं सबका करता जाऊँगा, जैसे फरवरी से जून तक का निकाला, मार्च से जुलाई तक का निकाल लूँगा, तो जो भी आएगा उसका एवरेज देखो तीसरे प्लेस पे आता है, ठीक है। तो इसका तीसरा कौन सा होगा, मार्च अप्रैल मई, तो मई जो है वो मेरा सेंटर पड़ गया, तो मई में मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। तो ऐसे मैं जो है वो यहाँ पे ट्रेंड बना लेता हूँ, एक अलग से कॉलम ट्रेंड, और मैं एवरेज निकाल के यहाँ पे भैया सब आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, सो मैंने यहाँ पे आपके सामने देखो ट्रेंड निकाल लिया, वही सबका मैंने एवरेज निकाल लिया है। और देखो इसका फ़र्क क्या पता चल रहा है हमको। ये देखो एक बात बताओ, मेरे को जो यहाँ पे क्वेश्चन में सेल्स कितने तक की दे रखी थी, सितंबर तक की, लेकिन देखो मेरे को दिसंबर तक का भी ट्रेंड पता चल गया। मेरे को पता चल गया कि भैया दिसंबर में ना मेरी इतनी सेल्स हो सकती है तो फोरकास्टिंग, लेकिन देखो भैया एक सोचने से पता चल रहा है कि इतनी जो है वो दिसंबर में भी सेल हो सकती है, नवंबर में हो सकती है, मेरे को दिया जबकि सितंबर तक का ही था, ठीक है। तो ट्रेंड मेरे को निकाल लिया, इससे पता चल रहा है। और अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेल्स वॉल्यूम जो है वो 5 पॉइंट मूविंग एवरेज निकालने है, मंथली ट्रेंड क्या है, मंथली ट्रेंड का मतलब होता है कि कितने कितने से सेल्स बढ़ रही है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 166 की है, वहाँ पे 171 की हो गई, 040 इसका मतलब देखो यहाँ से 5 5 5 5 5 5, यानी कि हर महीने जो है वो 5000 से सेल्स बढ़ रही है। तो मेरा ट्रेंड कितना बन गया, 5000, बस ईजी, 5000 यूनिट्स, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो मेरा सही हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, है ना। नहीं हुई तो यार एक बार प्लीज़ रिवाइंड करके देख लो यार, मज़ा आ जाएगा समझ के, ठीक है। मैंने ट्रेंड कैसे निकाले मैंने आपको बता दिया, हर महीने जो है वो 5000 से जो है वो सेल्स जो है वो बढ़ रही है। अब एक और चीज़ आती है इस क्वेश्चन में, जो कि होता है हमारा वेरिएशन। वेरिएशन को हम कैसे निकालते हैं, देखो मान के चलो हमारे को लग रहा था कि यार हम इतनी सेल करेंगे और हमने एक्चुअल में कितनी करी, उन दोनों को बीच में जितना भी डिफरेंस आएगा वो वेरिएशन। एग्जाम्पल, मार्च में मेरे को लगा था कि 165-800 की जो है वो सेल्स हो जाएगी, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से क्या है कि इतनी सेल्स हो जानी चाहिए, ठीक है। तो मेरा वेरिएशन देखो बीच में कितना आ रहा है, मेरे को लग कितना रहा था कि इतनी सेल्स वॉल्यूम होनी चाहिए, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से तो मेरे को इतनी सेल्स करनी चाहिए थी। इसका मतलब मैं कम सोच में चल रहा हूँ, मेरी सोच जो है वो कम है ना। कैसे कम है, मेरे को भाई मेरे हिसाब से 165-800 यूनिट्स बिकने चाहिए, लेकिन ट्रेंड तो ये बता रहा है कि तुम्हें इतने बेचने चाहिए थे भाई, तू कम सोच रहा है, ठीक है। इसका मतलब मैं गलत सोच रहा हूँ, माइनस में सोच रहा हूँ, तो इसका मतलब 165-800 माइनस 166,040, इसका मतलब -240 का मेरा वेरिएशन आ गया। अब इसी के तरीके से अप्रैल में मेरे को लगा था 182,600 सेल्स होनी चाहिए, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से तो यार 171040 होनी चाहिए। इसका मतलब भैया मैं काफ़ी आगे का सोच रहा हूँ, प्लस में, ठीक है। होनी इतनी की चाहिए थी मेरी, हो इतने मेरी है, तो वेरिएशन कितने में आ गया, प्लस में, कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, ज़्यादा सोचा तो प्लस में, कम सोच रहा हूँ तो माइनस में। दोनों को माइनस करो, 182,600 माइनस 171,040, तो ये कितना आ गया 11560, और ये आएगा मेरा प्लस में, क्योंकि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। अगेन अब नीचे देखो, इतने की सोच रहा था लेकिन हो ज़्यादा गए, लो मैंने कम सोच लिया। ट्रेंड कितने का था 176 का, और मैं सोच रहा हूँ 160 का, इसका मतलब मैं कम सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ, है ना भाई, गलत बात हो गई है। तो ये अगेन माइनस में आएगा 15940। ओके गॉट इट। तो ऐसे जो है वो मेरे को वेरिएशन जो है वो निकालने हैं। अब एक काम करता हूँ, मैं अगेन सारे वेरिएशन जो है वो नीचे तक के निकाल लेता हूँ और फिर वीडियो को वापस से ऑन करेंगे। ओके तो यहाँ पर देखो मैंने वेरिएशन जो है वो सारे निकाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया ही है। और देखो -240 1150 1 माइनस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वेरिएशन निकाले जैसे मैंने आपको बताया था कैसे निकाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात, जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 93 में क्या पूछा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम इंक्लूडिंग सीजनल वेरिएशन फॉर दिसंबर। देखो सबसे पहली बात आपको ये तो पता चल गया होगा कि जैसे कि हमारे जो सेल्स वॉल्यूम है वो किसके इक्वल आ रहे हैं, ट्रेंड प्लस वेरिएशन के, ट्रेंड प्लस वेरिएशन के, है ना। क्योंकि देखो एग्जांपल के लिए यहाँ पे मेरा वॉल्यूम कितने का था 182,600 का, 182,600। ट्रेंड कितने का था 171,040, 171,040, और वेरिएशन कितने का था 11560 और प्लस में, ठीक है। तो प्लस का 11560, तो मेरा इसको मैं प्लस करूँगा तो कितना आता है 182,600। इसका मतलब मेरा जो सेल्स वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, ट्रेंड और वेरिएशन दोनों की, जो भी प्लस करोगे उसके इक्वल होगा, है ना। तो अब ये देखो मेरे को निकालना है दिसंबर का, और दिसंबर में क्या निकालना है, इंक्लूडिंग सीजनल वेरिएशन, ठीक है। इंक्लूडिंग सीजनल वेरिएशन फॉर दिसंबर 2011 सेल्स वॉल्यूम क्या होगी। सेल्स वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेंड प्लस जो भी हमारा वेरिएशन होता है सीजनल वेरिएशन। अब ट्रेंड तो मेरे को पता है, ये मैंने ट्रेंड निकाल रखा था 211040, 211040, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, जैसे हमने मूविंग पॉइंट एवरेज वगैरह से जो सब करा था, ठीक है।
अब इसके बाद ये दिक्कत की बात है कि आप सीजनल वेरिएशन कैसे निकालोगे यार? सीजनल वेरिएशन तो आपको पता नहीं, लेकिन ये देखो एक चीज़ नोटिस करो, -240, 11560, 15940, 16060, फिर -1440, ठीक है? इतना चला 1 2 3 4 5, ठीक है? उसके बाद वापस रिपीट हो रही है, देखो -240 अगेन, फिर 11560। इसका मतलब क्या है, ये हर 5-5 मतलब 5-5 महीने में सेम रहता है, ठीक है? पहले -240 होता है, फिर +11560 होता है, फिर -15940 होता है, देख रहे हो? फिर 16060, फिर उसके बाद देखो वापस से साइकिल रिपीट होती है, यहाँ पे फिर यहाँ पे, ठीक है? तो इस हिसाब से क्या होगा, अक्टूबर में मेरा वेरिएशन कितने का होगा, 15940 का, फिर इसके बाद कितने का होगा 16060 का, और फिर दिसंबर में कितने का होगा अगेन -11440 का, ठीक है? आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर है। अब मेरे को क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड सेल्स। तो सेल्स निकालने के लिए सीजनल वेरिएशन निकल गया, कितने का है -11440 का, तो प्लस की जगह क्या कर दूंगा -11440, बस। तो 11040 -11440 क्या आएगा मेरा आंसर 199,600। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है? आई होप आपको जो है वो चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 94 में देखो, यहाँ पे देखो आपको पूछा है जो द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स होगा, टाइम सीरीज एनालिसिस, ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन। यस, तीनों ही जो है यार वो आपके कंपोनेंट होते हैं। आप इसी बात है, ट्रेंड और सीजनल वेरिएशन तो हम पढ़ ही चुके हैं, बाकी साइक्लिकल वेरिएशन भी इसी का ही पार्ट होता है, ठीक है? तो 1 2 एंड 3 यानी कि डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। 2 साल पहले प्राइस इंडेक्स जो था वो था इतना, आज जो है वो 160 का हो गया। मटेरियल कॉस्ट जो है वो आज इतनी है। अरे यार, आपको बताना है, बट विल इट कॉस्ट पर केजी हैव बीन 2 ईयर्स अगो। 2 साल पहले कितने की होगी, ये मतलब आप जैसे हम क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे उसका उल्टा क्वेश्चन है। हम क्या करते थे, पहले जितना भी हमें प्राइस दे रखा होता था, फिर आज का कितना चल रहा होता था, आज का जैसे चल रहा है 160 और पहले का था 120, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते थे। लेकिन अब हमसे पूछा है पहले की कॉस्ट बताओ यार, अब ये सब तुमने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, उल्टा कर दो। अब आपको क्या करना है, आपको पहले की कॉस्ट बतानी है। तो अब देख लो, पहले की कॉस्ट, पहले 120 की इंडेक्स चलता था और आज इतना चल रहा है, तो इसको सॉल्व कर दो। 2000 मल्टीप्लाई बाय 120 अपॉन 160, ये होता है 1500। मतलब पहले उसी चीज़ की 1500 पड़ती थी, आज वो 2000 का बिक रहा है, बस सिंपल। तो इसका आंसर ए, ठीक है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। अगेन टाइम सीरीज मॉडल आ गया है, इसमें बताना क्या है आपको, टाइम सीरीज मॉडल ऑफ सेल्स वॉल्यूम आ गया है आपके पास। ट्रेंड जो है वो ये आ गया है, ठीक है? y इक्वल टू 5000 प्लस 4000x, ओके, जहाँ पे y जो है वो क्वार्टरली सेल्स वॉल्यूम है यूनिट्स में, x जो है वो क्वार्टर का नंबर है कि कितने जो है वो क्वार्टर का नंबर आपको समझ में आता है ना, जैसे कि लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च एक क्वार्टर हो गया, तो क्वार्टर 1, ठीक है, वैसा। तो वेयर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2009 इज इक्वल टू क्वार्टर 17, ठीक है? और यानी कि द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2009 इज़ क्वार्टर 18 एट्सेट्रा। तो बेसिकली आपको क्या है कह रहे हैं, देखो पहला क्वार्टर का मतलब हो गया 17, एक्स की वैल्यू बता रहे हैं आपको, ठीक है? पहला क्वार्टर 17 है, दूसरा क्वार्टर क्या होगा 18, तीसरा क्या होगा 19, चौथा क्या होगा 20, पाँचवा क्या होगा 21, पाँचवा अगले साल में आएगा, है ना? तो ऐसे आपको बताया है। इसके बाद आपको क्या दे रखा है, सीजनल वेरिएशन क्वार्टर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में, और सीजनल वेरिएशन आपको दे रखा है, बेहतरीन बात है। बट विल बी द टाइम सीरीज फोरकास्ट ऑफ सेल्स यूनिट फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2010। पहले एक काम करता हूँ ना यार, मैं इसकी एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ थर्ड क्वार्टर की 2010 की। मेरे को पहले क्वार्टर कौन सा बताया हुआ है 2009 का, ठीक है? 2009 में मेरे पास 4 क्वार्टर होते हैं, आपको पता है एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है? पहले में 17 होगा, 18, 19, 20, ये मेरा पूरे 19वें 2009 के साल का होगा, ठीक है? 2009 पहले क्वार्टर का 17, 18, 19, 20। फिर अब मेरा 2010 चालू होता है, पहले क्वार्टर में वैल्यू कितनी होगी 21, दूसरे में 22, तीसरे में 23, चौथे में 24, ठीक है? मेरे को क्वार्टर का यहीं पे दे रखा है ना, 2009 में पहले क्वार्टर कितना होगा, सेकंड क्वार्टर का इतना होगा, एसेट्रा। तो 2010 में ऐसे स्टार्ट होगा। आपको बताना है कितना है थर्ड क्वार्टर में 2010 का थर्ड क्वार्टर, यानी कि मेरे एक्स की वैल्यू तो 23 होने वाली है। वेरी नाइस। अब आपको टाइम सीरीज़ का जो है वो फोरकास्ट करना है। अब फोरकास्ट करने की कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, मेरे को सारी चीज़ें पता है। ये देखो, ये जो है वो इक्वेशन आपको दे रखी है, y इक्वल टू 5000 प्लस 4000x, ठीक है? तो बस इसको जो है वो आप लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, ये देखो क्वार्टर, और यहाँ पे वेरिएशंस भी जो है वो दे रखे हैं, ठीक है? वेरिएशन, अब इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है? आपको पता चल गया कि 23 हमारा x होने वाला है, तो x की वैल्यू तो मैं 23 लिख लेता हूँ।
एक और बात, सीजनल वेरिएशन थर्ड क्वार्टर में देखो -1500 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हम सोच के चल रहे हैं उसमें जैसे हमने क्या बात करी थी, एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी होती हैं, ट्रेंड प्लस सीजनल वेरिएशन, है ना, ऐसी होती है ना। तो अब आपको पता है कि आपको बताना है कि टाइम सीरीज़ का फोरकास्ट करना है थर्ड क्वार्टर के लिए, तो जितना भी हम निकालेंगे वो तो ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से -1500 भी उसके बाद हमने करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हमारा वेरिएशन है कि हमें लगता है कि हम मान के चलते हैं कि हमारी 3000 की सेल्स होगी, लेकिन उस हमारा वेरिएशन आ जाता है 1500 का, तो हमारे हिसाब से फिर सेल्स कितनी होनी चाहिए, 1500। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। y इज इक्वल्स टू 5000, 5000 तो ठीक है, साथ में 4000 और x कितना हो जाएगा 23, हमने बात करी है। तो 23 मल्टीप्लाई बाई 4000 विच इज़ आपका होता है 92,000, 92 और 5 कितना होता है 97,000। ठीक है, 97,000 मेरा y की वैल्यू आ गई, बट मेरे को y थोड़ी वेरिएशन भी तो ऐड करूँगा ना। ऐड क्या करूँगा, माइनस में, तो माइनस कर दूँगा, -1500 माइनस 97,000 माइनस 1500, तो मेरा आंसर आता है 95,500 विच इज़ बी। ठीक है, आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर होगा। नहीं होगा तो यार एक बारी बहुत रिक्वेस्ट करूँगा, रिवाइंड करो, काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। 97 within time series analysis, which two of the following are concerned with long term movements और फ्लक्चुएशंस इन वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपको सीजनल, साइक्लिकल, रैंडम, द ट्रेंड, ये सब आपको बताया, तो बता रहे हैं लॉन्ग टर्म मूवमेंट से किसको जो है वो ज़्यादा कंसर्न रहेगा टाइम सीरीज़ में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सबका मतलब पता होना चाहिए। देखो, सीजनल वेरिएशन तो हम काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, ठीक है। सीजनल वेरिएशंस में क्या होता है, हमें लगता है कि इतनी की सेल्स कर पाएंगे, होती सेल्स हमारे ट्रेंड के हिसाब से उतनी है, तो दोनों के बीच में जितना डिफरेंस आता है वो सीजनल वेरिएशन, नाम में ही सीजनल है, कभी कभार आती है, लॉन्ग टर्म पे थोड़ी थोड़ी इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म होती है ये, तो बेसिकली देखा जाए तो ए तो ऑप्शन नहीं होगा। साइक्लिकल वेरिएशन, येस, साइक्लिकल वेरिएशन जो है वो हमारे लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट करती है, जैसे कि एक टाइप ऑफ रिपीटिंग पैटर्न्स आप इसको कह सकते हो। जैसे कि हमें लगता है कि यार इस टाइम पे रिसेशन आएगा, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम जो है वो सोच के चलते हैं कि वेरिएशंस कितने आ सकते हैं। जैसे कि हमें लगता है कि यार अब आने वाले अक्टूबर में जो है वो रिसेशन आ सकता है, मार्केट डाउन हो सकती है, तो उसके हिसाब से हमारे जो है कंपनी पे लंबे टाइम का फ़र्क इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो ये जो है वो लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट डालेगी, बूम्स, रिसेशंस, ये सब चीज़ें, है ना। तो साइक्लिकल वेरिएशंस जो है मेरा आंसर होगा। रैंडम वेरिएशंस, अगेन रैंडम वेरिएशन जो है वो इरेगुलर होती हैं, इसमें जो चेंजेस होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, हमें पता नहीं है यार। अब मान के चलो कभी भी बाढ़ आ गई, वेरिएशन आ गई, अब मेरे को लग रहा है यार कि मैं जनवरी में सेल कर लूँगा मेरी कितनी 50,000 यूनिट्स, अब एकदम से यार मेरे गोदाम में, वेयर हाउस के आसपास जो है वो यार आग लग जाती है या फ्लड आ जाती है, मेरा सारा माल ख़राब। अब मैं 50,000 की जगह 5,000 की सेल्स करता हूँ, इतना वेरिएशन आ गया। तो यार ये तो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म भी क्या है यार, उसी टाइम के लिए ना, क्योंकि उस टाइम जो है वो मेरे वेयर हाउस में आग लग गई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म मूवमेंट या फ्लक्चुएशंस में इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब डी और बी इसका सही होगा। और ट्रेंड हमने बात करी है यार, जो भी एक्सपेक्टेड हम निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, ट्रेंड और सीजनल वेरिएशंस, है ना। तो सीजनल वेरिएशन जो होता है वो तो शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, लेकिन जो ट्रेंड होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब देखो, आप जैसे हमने क्वेश्चन किया था उसमें आपको याद है कि 5,000 यूनिट से हर जो महीने बढ़ रही थी, तो इसका मतलब हम लॉन्ग टर्म में ये सोच के चलते हैं कि हर महीने 5-5 हज़ार से बढ़ेगी, ऐसे हर साल में 5-5 हज़ार यूनिट से बढ़ते हमारी इतनी सेल्स होगी, ठीक है। तो बी और डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 चलते हैं, और ये जो है अगले दो क्वेश्चन इसी बेसिस पे होंगे। क्या है भाई, कंपनी जो है वो एनुअल बजट प्रिपेयर कर रही है और कंपनी ने आइडेंटिफाई करें फॉलोइंग ट्रेंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। वही स्टार्टिंग के पूरे चैप्टर से ये पढ़ते आ रहे हैं। वाई जो है वो इतना है, ए बी इतना है, एक्स जो है वो मंथ नंबर है, जैसे जनवरी 2011 का पहला मंथ 1 होता है, फरवरी 2, ठीक है। जैसे जनवरी पहला मंथ होता है तो 1 एक्स, फरवरी दूसरा मंथ होता है तो एक्स कितना होगा 2, वैसे, ठीक है। पहले 6 महीने में 2011 की जो एक्चुअल प्रोडक्शन थी इफेक्ट करी गई सीजनल वेरिएशन से, जो कि ऐसे फॉलो हैं, ठीक है। यूनिट प्रोड्यूस आपको दे रखा है, तो आपको बताना है कि यार सीजनल वेरिएशन कितना होगा। आपको 98 क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज़ द सीजनल वेरिएशन फॉर मार्च 2011। सीजनल वेरिएशन आपको बताना है यार, ठीक है, बता देते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात है। देखो, पहली बात तो आपको इक्वेशन कितनी देखी है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए आपको दे रखा है, ठीक है। यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। y इक्वल टू 3000 प्लस बी 150 है, और x निकालना है। x कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपको दे रखा है जो भी मंथ नंबर होता है, ठीक है। और हमें निकालनी है मार्च की, तो मार्च हमारा तीसरा महीना होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो ये होगा 3000 प्लस 450, यानी कि 3450, ठीक है।
तो ये मेरे अकॉर्डिंग था, और ये जो मैंने निकाला है ये क्या है, मेरा एक काइंड ऑफ जो है वो, जैसे ये देखो यहाँ पे यूनिट्स हमने एक्चुअली में प्रोड्यूस कितने करे मार्च में 3500, ठीक है 3500, लेकिन हमारे ट्रेंड के हिसाब से कितना आ रही है 3450। अब देख लो आप वेरिएशन कितने का है, +50 का। हम लोग ज़्यादा सोच के चल रहे हैं ना, हम लोग सोच रहे हैं यार 3500 सेल करेंगे, यूनिट प्रोड्यूस कितने करेंगे 3500, और ट्रेंड के हिसाब से हमारे को 3450 जो है वो बन रही है। इसका मतलब हम ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने से 50 से, तो +50 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा, +50 ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर मार्च 2012 आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द सीजनल वेरिएशन यूजिंग द एडिटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल क्या होता है वो भी देख लो यार। देखो सबसे पहली बात, एडिटिव मॉडल के हिसाब से अगर आप लोगों को जो है वो करना है, ठीक है, तो वही इक्वेशन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स लिख देंगे, ठीक है। a जो है हमारा फिक्स ही रहता है जो 3000 मेरे को याद है, ठीक है। b जो है वो हम लोगों का 150 था, ठीक है। एक्स की बात करो, अब एक्स जो है वो आप लोगों को बता दिया गया था कि जो जो भी मंथ है, ठीक है, लेकिन वो कब से था 2011 से 1 2, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से अब ये सोच के चलो, जैसे कि एक साल में जो है वो 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ठीक है, और जनवरी 1 है, दिसंबर तो इसका मतलब 12 होगा। तो फिर अगर अगला साल चालू होता है 2000 कौन सा साल है 12, ठीक है, तो अब इसका जब जनवरी आएगा तो मैं वापस इसको एक्स को 1 थोड़े करूँगा, 12 के बाद क्या होगा 13, फिर अगला फरवरी होगा 14, फिर मार्च होगा 15, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अगले मार्च का मेरे को बताना है, मार्च 2012 का, तो इसका मतलब एक्स कितना हो गया मेरा 15, तो बस इसको सॉल्व कर दो, यही बस आपको समझना था कि क्या एक्स होगा, ठीक है। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 15, दिस इज़ 2250, और +3000 विच इज़ आपका होता है 5250, है ना, 5250, ठीक है। और बस अब आपको देखना है, देखो इसके बाद आपको वेरिएशन भी इंक्लूड तो करनी पड़ेगी, और वेरिएशन इंक्लूड करने के लिए आपको क्या करना है, बस ये वाले जो इसमें मार्च में कितना था 35000, ठीक है, इसमें जो था 3500 का वेरिएशन था और यूनिट, तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा था 3450, तो इधर हमने वेरिएशन कितने की निकाली थी 50 की, +50 की। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमारी वेरिएशन मार्च में 50 की आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगले साल भी वेरिएशन जो है वो मार्च में कितने की आएगी 50 की आएगी, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो मान के चलते हैं, तो अब क्या ही कर सकते हैं यार, मानते हैं तो मानते हैं, अब क्या कर सकते हैं। मार्च में 50 की वेरिएशन आती है प्लस की, ये जो है वो मैंने निकाल लिया, ठीक है, ट्रेंड। और सीजनल वेरिएशन जो है वो हमारे को पता थी, और सीजनल वेरिएशन कितने की थी +50 की। अब आपको पता है कि हमें एक्चुअल बतानी है, तो ट्रेंड प्लस सीजनल वेरिएशन 5250 + 50 विच इज़ 5300, 5300 मेरा आंसर हो जाएगा, 5300 यूनिट्स, ठीक है। आई होप आपको चीज़ क्लियर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 100 पे। और भैया अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो यार मतलब बढ़िया बात है यार, बहुत मतलब कितनी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई वैसे तो, बट बढ़िया यार, अच्छा चैप्टर है, मज़ा आ रहा है करने में, प्रैक्टिकल चैप्टर है यार, प्रैक्टिकल चैप्टर करते करते ना बंदा बोर भी नहीं होता कराते कराते, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की 5 स्टेजेस होते हैं, हाउ मेनी स्टेज में इसको लगता है कि लॉस बनाया जा सकता है। देखो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ही था, स्टार्टिंग में जैसे हम पहले तो डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, तो डेवलपमेंट स्टार्ट ही इधर से होती है, जब बिल्कुल भी सेल्स नहीं होती, तो बिल्कुल भी सेल्स नहीं होती तो हमारा लॉस हो सकता है, तो पहली स्टेज पे तो हो गया, ठीक है, एक स्टेज निकाल दी। इसके बाद अगर मैं जब जैसे जैसे मेरा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा होता है तो अब भी हो सकता है थोड़ी बहुत सेल्स हों, ठीक है, थोड़ी बहुत सेल्स हो सकती हैं, लेकिन ऑब्वियस ही बात है यार, मैं पैसा तो मैंने पैसा लगाया 1 लाख रुपये, और मेरी सेल्स अभी तक 10,000 20,000 1,000 की हो रही है, तो मैं उतना तो कवर नहीं कर रहा, तो अभी भी लॉस तो मेरे को हो ही रहा है। तो दूसरी स्टेज निकाल ली, ठीक है, तो अभी तक मैंने 2 स्टेजें निकाल ली। इसके बाद देखो उसके बाद धीरे धीरे जो है वो मेरा ग्रोथ पे आता है, ग्रोथ पे तो बढ़िया बात है, प्रॉफिट होना चालू हो जाता है, फिर मेच्योरिटी पे आता है, लेकिन फिर डिक्लाइन पे आता है, और जब डिक्लाइन पे आता है तब मेरे को लॉस हो सकता है ना। तो इसका मतलब टोटल 3 स्टेजेस जो हैं वो ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे मेरा लॉस हो सकता है, ग्रोथ की स्टेज पे और मेच्योरिटी की स्टेज पे जो है वो हमारा लॉस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब टोटल कितनी स्टेजेस होंगी 3, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। इसमें आपको क्या बताना है, कंपनी बायर्स एंड यूजेस 5 डिफरेंट मटेरियल्स, डिटेल्स आपको दे रखी हैं, आपको बताना क्या है, लेस्पेयर, ओके, तो ये वही जो थ्योरी दी हुई है लेस्पेयर और पाशे पाशे भैया, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा लास्ट के 2 क्वेश्चन बाकी हैं, तो चलो यार इसको भी निपटाते हैं, और फाइनली जो है वो हम चैप्टर को भी जो है वो ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो इसका जो है हम वो फार्मूले जो हैं वो उसके हिसाब से ही कर लेंगे, ठीक है। कंपनी बाय करती है, ये मटेरियल क्वांटिटी यूनिट प्राइस 2011-12, ठीक है,
और आपको डिटेल्स जो है वो दे रखी हैं बेस ईयर और करंट ईयर की। लेस पेयर प्राइस इंडेक्स और पाशे की क्वांटिटी इंडेक्स से आपको जो है वो बताना है कि क्या क्या जो है वो आपका आंसर आने वाला है। इसके लिए यार मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों को जो है फार्मूले यूज़ करने पड़ते हैं, तो पहले फार्मूले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको यूज़ करेंगे। ओके गाइस, सो देखो मैंने यहाँ पे जो है फार्मूले वगैरह भी जो है वो लिख लिया, और ये फार्मूले शायद आपको याद भी करने पड़ेंगे क्योंकि ये आपको फार्मूला शीट पे जो है वो नहीं मिलेंगे आई गेस, ठीक है। तो आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए वाला। और लेस पेयर प्राइस इंडेक्स का जो फार्मूला जो है वो ये मैंने सामने लिख दिया, सिग्मा P1 ब्रैकेट में। तो इसका मतलब पहले आपको पूरा P1 इंटू Q0 करना पड़ेगा, फिर उनका टोटल करना पड़ेगा, और यहाँ पे P0 इंटू Q0 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 100। और P0 क्या होता है, जो बेस का प्राइस होता है, बेस ईयर का प्राइस, जैसे कि ये जो है ये सारे बेस ईयर के प्राइस हैं, ये बेस ईयर की क्वांटिटी हैं, ये करंट ईयर की क्वांटिटी और ये करंट ईयर का प्राइस है, ठीक है। तो अगर आपको लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स का जो है आपको निकालना पड़ेगा, तो पहले आपको करंट ईयर का प्राइस और जो बेस ईयर की क्वांटिटी है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो भी उनका टोटल आएगा अपॉन में दोनों बेस ईयर की प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके टोटल करना पड़ेगा। ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम इसके लिए, और ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम पार्शियल क्वांटिटी इंडेक्स के लिए, और इसी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मेरे को यार ये पूरा P1 Q0 P0 Q0 निकालना भी पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो मेरे को निकालने की ज़रूरत क्या है, एक तो P1 Q0 P0 Q0, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बारी, इसको नीचे करेंगे। एक तो मेरे को निकालना है यार, यहीं पे लिखता हूँ P1 Q0, है ना, P1 Q0 P0 Q0, और क्या निकालना है, P1 Q1 P1 Q1 और P1 Q0, ठीक है, P1 Q0 P1 Q0, तो आई गेस ये निकल ही लिया ना, ठीक है। तो मतलब बेसिकली मेरे को तीन चीज़ें जो है वो निकालनी है। अब देखो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे अब P1 और Q0 है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, ये P1 है सारे, तो 12 मल्टीप्लाई बाई Q0 क्या है मेरा 21, तो 12 को 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऐसे ही 26 को इससे कर दिया, ऐसे सबको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जितना भी लास्ट में मेरा टोटल बचेगा वो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से इसका आंसर निकाल लेता हूँ। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैंने जो है वो सारी चीज़ें निकाली हैं। देखो P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1, देखो वापस से देखो सारी जो है वो 000 में है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये 252 कैसे है, P1 और Q0, यानी कि ये P1 और ये Q0, तो 12 को 21 से मल्टीप्लाई करा, 12 मल्टीप्लाई बाई 21, ठीक है। तो मेरा जो है वो आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही जो है मैंने सारे करे हैं, ऐसे ही 1 4 5 6 आए, ये सब चीज़ें आई हैं, तो इसका मैंने टोटल कर दिया। यहाँ पे P0 Q0 निकालने के लिए ये रहा मेरा P0, तो 11 और Q0 क्या है 21, तो 11 और 21 को मल्टीप्लाई करा, 22 56 को मल्टीप्लाई करा, 18 62 20 29 22 31, ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो मैंने तीनों चीज़ें निकाली, सबका टोटल कर दिया। अब मेरे को जो है वो सॉल्व करना है। देखो ये वाला सॉल्व करने के लिए पहले मेरे को क्या चाहिए होता है, सिग्मा P1 इंटू Q0, यानी कि P1 Q0 क्या है मेरा ये वाला, इसका टोटल जो कि है मेरा 4175, और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए होता है मेरे को, P0 Q0 का टोटल, P0 Q0 यानी कि ये वाले का 3841, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 4175 अपॉन में 3841 मल्टीप्लाई बाय 100, विच इज़ मेरा होता है 108.610, एक सेकेंड, 108.69। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ तो ये बनता है 108.7, ठीक है। तो इसका मेरा आंसर क्या आएगा 108.7, यानी कि सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। अब यही वाली सेम चीज़, अब देखो इसमें P1 Q1 अपॉन में P1 Q0, तो इसमें फॉर्मूले में डालोगे P1 क्या था, P1 Q1 ये वाला, यानी कि 4672 अपॉन में P1 Q1 अपॉन में P1 Q0 का टोटल, P1 ये वाले का टोटल 4175, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, ठीक है। तो 4672 अपॉन में 4175 मल्टीप्लाई बाई 100, ये होता है 1.90, ठीक है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन मेरा सही हो गया। और इसी के साथ फाइनली आपका ये वाला काफ़ी बड़ा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी यार। तो लगी होगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जस्ट शेयर भी कर देना यार, ठीक है। बाय बाय।